हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे अपने सीएमए के अंदर जिस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने रेगुलर क्लासेज के अंदर में पढ़ा हुआ है, उतनी ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो नोट्स मैंने तैयार किया ना बच्चे, जिससे आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे एग्जाम तक, क्योंकि यही नोट्स कंप्लीट जॉइंट वेंचर को 5 मिनट्स में आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। जितने भी थ्योरी, जितने भी प्रैक्टिकल, जितने भी एमसीक्यू इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आइए ना स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का कंप्लीट रिवीजन। पर बच्चे, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी खास पर्पस के लिए, लेकिन हाँ, ये जो खास पर्पस के लिए इकट्ठा होंगे, ये जो पार्टनरशिप बनेगा वो विदाउट फर्म नेम बनेगा। उसमें कोई हम फर्म पार्टनरशिप का कोई नेम नहीं देते। ये भी एक टाइप का पार्टनरशिप भी है, क्योंकि जब जॉइंट वेंचर में कोई झगड़े होते हैं और झगड़े में अगर हमारा मान लो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर का कोई प्रोविजन अपना नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि जॉइंट वेंचर एक पार्टनरशिप है, बट विदाउट फर्म नेम। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि अ पार्टनरशिप विदाउट फर्म नेम इज कॉल्ड डैश, 4 ऑप्शन रहेगा, तो कहाँ टिक मार्क करेंगे? जॉइंट वेंचर के लिए, ठीक है ना। इनका जो एग्जिस्टेंस होता है एक लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, एक लिमिटेड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, काम के लिए, कि ये काम कंप्लीट हो गया, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर है ना बच्चे। अभी इसमें जो लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? को वेंचरर्स। को वेंचरर्स कह दीजिए या फिर वेंचरर्स कह दीजिए, मीनिंग सेम है आपका, को वेंचर या वेंचरर्स आपका। इनमें जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो जॉइंट वेंचर का मेंटेन होता है, तो 3 मेथड यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है। पहला मेथड मेरे बच्चे, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, when separate set of books are maintained, पहला मेथड है। दूसरा, when transactions are recorded in the books of either party, और तीसरा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, जो कि हम आगे में उसके बारे में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि आज फर्स्ट रिवीजन करेंगे कि अगर कोई जॉइंट वेंचर हमने शुरू किया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक काम है, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, हम हमेशा के लिए एक साथ नहीं यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मेरे बच्चे, उसमें अगर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे होता है, हम उसके बारे में सीखेंगे। आप जानते हैं इस मेथड में 3 अकाउंट मेंटेन होता है। एक आपका क्या जी? जॉइंट बैंक अकाउंट। एग्जाम में पूछ दे जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है जी? ये एक पर्सनल अकाउंट है बच्चे, बैंक से जो लेन देन हमारे होते हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट है एमसीक्यू के लिए। दूसरा अकाउंट आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, जहां पे हम प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस को पता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल है कि नॉमिनल, एग्जाम में पूछता है। एंड तीसरा आपका पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचरर्स, जो हमारे को वेंचरर्स हैं उनका पर्सनल अकाउंट, जिसमें कि हम को वेंचरर का हिसाब रखते हैं, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना उनको क्या क्या मिला, कितना ड्राइंग्स किया, वो सारे रिकॉर्ड्स हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो 3 अकाउंट्स आपका यहाँ पे मेंटेन होगा। जॉइंट बैंक क्या है जी? एक आपका पर्सनल अकाउंट है। जॉइंट वेंचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। एंड पर्सनल अकाउंट तो नो डाउट कि पर्सनल अकाउंट है ही हमारा। मैं ये क्वेश्चन से के थ्रू रिवीजन कराऊं उसके पहले वो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर अपने आपके लिए रखा हुआ है, ताकि यहाँ से वो सारी बातें आप रिकॉल कर पाए कि जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हैं, इसका मतलब क्या जी? कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया कि सपोज दैट एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मेरे बच्चे ए और बी दोनों इकट्ठे हुए, कि हमारा वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है जिसके लिए हम जॉइंट वेंचर शुरू किए, ये बिल्डिंग बनाना। कोई भी एक काम, जो काम कंप्लीट होते ही ए और बी दोनों हमेशा अलग हो जाएंगे। पार्टनरशिप क्या होता था? एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता था कि हमेशा हम आपके एक साथ रहेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। काम कंप्लीट, आप अपने घर, मैं अपने घर। तो मेरे बच्चे, मान लीजिए ये बिल्डिंग बनाने का जो हमने काम लिया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, और 2 लोग यहाँ पे एंट्री किए जी, ए और बी। ए एंड बी बोलते हैं कि आओ जी हम दोनों मिलकर इस बिल्डिंग को बनाते हैं। और इन्होंने डिसाइड किया बच्चे कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करेंगे। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करने का मतलब होता है कि हम मानेंगे कि हमने एक फर्म क्रिएट किया है।
ऐसे फॉर्म का कोई नाम नहीं है, बट हम ये एज्यूम करेंगे कि एक फॉर्म हमने क्रिएट किया है और जितनी भी अकाउंटिंग होगा ना उस फर्म के बुक में होगा, अकाउंटिंग ए के बुक में नहीं होगा, अकाउंटिंग बी के बुक में नहीं होगा, इनके बुक में नहीं, इनके बुक में नहीं। ज्वाइंट वेंचर को एक फॉर्म मानते हुए हम क्या करेंगे जी, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो मेरे बच्चे इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ए और बी ने आपका मिलके स्टार्ट किया। ए ने क्या किया, 4 लाख रुपीज अपने घर से लेकर आए और बी कितना लेकर आया, 2 लाख रुपीज लेकर आया। तो जो भी पैसा ए और बी लेकर आएंगे वो पैसा कहाँ जमा करेंगे, ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक मतलब फर्म के नाम पे एक अकाउंट हमने ओपन कर दिया है, वो ए और बी के नाम पर नहीं, फर्म के नाम। फर्म मतलब कि दोनों के नाम पे आपका है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब ए और बी ला के पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बताइए क्या करेंगे जी, ये बैंक का हमारा रिसिट साइड होता है, ये बैंक का हमारा पेमेंट साइड होता है, जस्ट लाइक आपका बैंक अकाउंट यानी कि कैश बुक। तो जितना पैसा ए और बी लेकर आएंगे हम क्या बोलेंगे, अगर ए लाया तो ए और बी, तो बी हम वो क्या करेंगे, ज्वाइंट बैंक में पैसा ऐड कर देंगे। ए ने 4 लाख रुपीज दिया तो 4, बी ने कितना दिया, 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज आपका। और उसी के टाइम पे मेरे बच्चे जहां पे ए और बी का हम हिसाब मेंटेन कर रहे हैं, उस हिसाब में भी क्या करेंगे, लिख देंगे कि ए ने कितना पैसा दिया है जी, ए ने पैसा दिया है 4 लाख रुपीज, बी ने कितना पैसा दिया है 2 लाख, तो बी के नाम पे हमने 2 लाख लिख दिया आपका यहाँ पे। और ये पैसा उन्होंने कहाँ जमा किया है, ज्वाइंट बैंक ना, तो बाय ज्वाइंट बैंक के थ्रू हम ये एंट्री दिखा देते हैं। ऐसे आपने जो सीखा है जर्नल एंट्री कि एंट्री क्या हो गया, ज्वाइंट बैंक टू ए एंड बी। तो ज्वाइंट बैंक में ए बी, तो ए बी में क्या बोलेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। यानी कि सिंपली मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है और वहां पर हम हिसाब मेंटेन कर रहे हैं कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। अब मेरे बच्चे ज्वाइंट बैंक में टोटल पैसे कितने हो गए, हमारे पास 6 लाख रुपीज हो गए। इन पैसों से हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को बनाने में हम खर्चे करेंगे। मान लो बिल्डिंग बनाने पे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल लगा, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूं ताकि एक बार रिकॉल कर जाए कि मेथड क्या होता था, है ना। ये सब हम लोगों ने क्लास में क्या हुआ है। मटेरियल पे मान लो इन्होंने क्या किया, 2,20,000 खर्च कर दिया। बिल्डिंग बनाने में मान लीजिए वेजेज पे किया मेरे बच्चे अगर आपका 80,000, और बिल्डिंग बनाने पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके हो गए मान लीजिए आपका क्या जी 1 लाख रुपए, मान लो आपके इतने खर्चे हो गए। तो ये जो बिल्डिंग बनाने में जो खर्च हुआ, ये सारा पैसा हम कहाँ से पे करते हैं, ज्वाइंट बैंक से, क्योंकि बैंक में हमने पैसा इसलिए तो रखा था कि कुछ खर्चे होंगे तो हम क्या करेंगे जी, वहां से पे करेंगे। मेरे बच्चे याद रखना, ज्वाइंट बैंक बैंक अकाउंट है, को वेंचर क्या है जी, आपका पार्टनर्स का अकाउंट है, एंड ज्वाइंट वेंचर जस्ट लाइक हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जहां पे ज्वाइंट वेंचर पे यानी कि जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उस बिजनेस पे कोई भी अगर एक्सपेंसेज होगा तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, और अगर रेवेन्यू होगा तो हम रेवेन्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। यही काम करते हैं ना, ये सर। तो देखो ना, अब यहाँ पे मटेरियल, वेजेज और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चे हुए, इन खर्चों को क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर में हम यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, इन खर्चों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर में लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अगर मैं 2 मटेरियल, 2 वेजेज, 2 एडमिनिस्ट्रेशन लिखूंगा, अगर ये 3 खर्चों के नाम लिखूंगा, तीनों के अकाउंट को खोलने होंगे। हमें इतने सारे अकाउंट नहीं खोलने, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम अकाउंट खोलें। तो हमने एक स्मार्ट तरीका, मतलब हमने क्या, ज्वाइंट वेंचर ने क्या बताया था कि ये सारे पेमेंट आपके जो हो रहे हैं इस ज्वाइंट वेंचर पे यानी कि इस बिल्डिंग पे, वो कहाँ से हो रहे हैं जी, वो पेमेंट आपके बैंक से किए जा रहे हैं। तो आप जब एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे तो इन 3 खर्चों के नाम को लिखने के बजाय हम क्या बोलेंगे, 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना, जहां से पेमेंट हुआ। और इसी के अंदर में हम क्या करेंगे जी, मटेरियल पे जो आपके खर्चे हुए हैं, वेजेज पे जो आपके खर्चे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चे हुए हैं, वो डिटेल हम यहाँ पे लिखकर, और जो टोटल खर्च हो गया कितना, मान लो आपका 220, 80 और ये कितना हो गया 4 लाख रुपीज, उन 4 लाख को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर दिखा देंगे। इससे क्या होगा मेरे बच्चे, इनके अकाउंट को नहीं खोलना, सारी एंट्री क्या ज्वाइंट बैंक के थ्रू हो गई। और आपने ज्वाइंट वेंचर में कहा 2 ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे जी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना। मैं बाय लिखूँ ना लिखूँ, आप लिख देना बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, कितना 4 लाख रुपीज। तो हमारा एक ही मकसद है, ज्वाइंट वेंचर की रिकॉर्डिंग्स हो जाए, हम प्रॉफिट लॉस पता कर ले, बट लिमिटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए बहुत सारे अकाउंट्स ना खोलने पड़े, वो भी काम हो गया। अब मेरे बच्चे ये जो बिल्डिंग यानी कि जो ज्वाइंट वेंचर हमारा था ना, इस बिल्डिंग को हमने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, मान लो आपका 10 लाख रुपीज में। तो बिल्डिंग जो हमारा 10 लाख में बिका, वो 10 लाख बेच के जब बेचा होगा तो ये तो 10 लाख में बिकना हमारा रेवेन्यू हो गया ना बच्चे, रेवेन्यू हो गया। तो जहां पे हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं यानी कि ज्वाइंट वेंचर में, उसको हम क्या करेंगे जी, रेवेन्यू साइड में यहाँ पे 10 लाख रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बाय सेल्स लिख दूंगा
तो सेल्स अकाउंट खोलना होगा, जो कि हमें नहीं खोलना, लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है। आप मुझे बताओ कि बिल्डिंग जो सेल हुआ वो सेल के करके भी पैसा कहाँ गया? ज्वाइंट बैंक में। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे? बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका। और हाँ, ब्रैकेट में हम एग्जामिनर को बता देंगे कि भैया सेल की एंट्री है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने ज्वाइंट वेंचर में क्या बोला? बाय ज्वाइंट बैंक। तो ज्वाइंट बैंक में क्या हो जाएगा जी? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्रॉस पोस्टिंग आपका होते चला जाएगा। कितना? आपका 10 लाख रुपीज का अमाउंट यहाँ पे। ये हमने क्या किया? 10 लाख रुपीज की एंट्री पास कर दी। अब मेरे बच्चे, हमारा ज्वाइंट वेंचर खत्म हो चुका है। हमने जितने भी एक्सपेंसेज किए थे, रेवेन्यू किए थे, उसको रिकॉर्ड कर लिए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में निकालते हैं। रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस किया तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आ गया? 6 लाख रुपीज। ये जो प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर निकल के आया, ये किसके बीच में जाएगा जी? हमारे आपके वेंचरर के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में। ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड होता है? तो उनके प्रॉफिट रेशियो में। अगर रेशियो क्वेश्चन कहता है, मान लो इनके बीच में रेशियो आपका डिसाइडेड है कि आपका सपोज दैट 3:2 है या 2:3 है, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो ना बताए तो पार्टनरशिप में जो प्रोविजन होता है वही अप्लाई करते हैं, मतलब इक्वली हम डिवाइड कर देंगे। तो 6 लाख को मान लो रेशियो कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? इक्वली, यानी कि 3 लाख एंड 3 लाख में हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद मेरे बच्चे, ज्वाइंट वेंचर में नाम किसका आ गया? एबी का। तो एबी में क्या बोलेंगे जी? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। याद आ रही बात है ना? मैं फटाफट अभी स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन रिवीजन की शुरुआत की है। मैं मानता हूं कि बहुत पहले आपने इस चैप्टर को भूला होगा, मैं रिकॉल करा रहा हूं। तो ए के हिस्से में 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट चला गया और बी के हिस्से में कितना जी? 3 लाख का प्रॉफिट चला गया। ठीक है ना बच्चे? तो इससे क्या हो गया? ज्वाइंट वेंचर का पर्पस पूरा प्रॉफिट निकल गया। अब मेरे बच्चे, वो स्टेज है जब हम ए को और बी को दोनों को क्या करेंगे? अलग कर देंगे, उनका हिसाब करने के बाद। तो हिसाब कैसे होगा? नजर यहां डालिए, हिसाब कैसे होगा? ए ने कहा कि भैया हमने कंपनी में 4 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। हमने इस ज्वाइंट वेंचर में 4 लाख रुपीज लगाए थे, है ना, और 3 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ। जो जब भी कोई बिजनेस को आप बंद करके बाहर निकलोगे, तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, यानी कि 4 लाख रुपीज, प्लस जितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि 3, वही तो आप डिमांड करोगे। यानी कि ए कितना डिमांड करेगा जी? टोटल आपका 7 लाख रुपीज। मुझे बता, आउट ऑफ 7 लाख अभी तक ए कुछ लेकर गया है? नहीं ले गया है। तो हम क्या करेंगे जी? ए को पूरा 7 लाख रुपीज हम पे कर देंगे। सारे पैसे कहाँ रखे गए हैं? ज्वाइंट बैंक में। तो पेमेंट भी हम कहाँ से करते हैं? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। टू हमने क्या किया? बैंक से पेमेंट कर दिया। यानी कि इन शॉर्ट जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हम क्या करेंगे जी? ए को खत्म कर देंगे, पे कर देंगे, खत्म नहीं, पे कर देंगे। बी कहता है कि मैंने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 5 लाख रुपीज का अमाउंट। मुझे बताओ, 5 लाख में बी अभी तक कुछ लिया है? क्योंकि अगर कुछ भी विड्रॉ किया रहता है बिजनेस से ना, तो यहाँ पे डेबिट में दिखता नहीं, दिख रहा है। तो क्या करेंगे जी? बी का जो हिसाब बना 5 लाख, बी को 5 लाख पे करो और ये इनका काम खत्म हो गया। जब हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ए बी में क्या बोला? ज्वाइंट बैंक में क्या होंगे जी? बाई ए और बाई बी। ए को पे कर दिया कितना? 7 लाख रुपीज। बी को पे कर दिया कितना? 5 लाख रुपीज। और ये करते ही मेरे बच्चे, अब ये दोनों साइड क्या होगा? टैली कर जाएगा। 4 + 2 6 + 10 16 लाख यहाँ भी आ गया, और ये भी कितना आ गया? 16 लाख। टैली होना ही है, क्योंकि जब बिजनेस बंद होके हम दोनों अलग अलग हो गए तो ज्वाइंट बैंक अब तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जितने पैसे आपने बिजनेस में लगाए थे या फिर सेल करके जो पैसा आपका आया है ना उस ज्वाइंट वेंचर को, इसमें से कुछ पैसे खर्च हो गए और जो पैसा बचा वो दोनों क्या करें? करके हिसाब करके अपने अपने घर चल गए। यही मेरे बच्चे ज्वाइंट वेंचर में होता है। क्या जी? व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। अब इन्हीं बातों को हम क्या करेंगे? आपको यहाँ पे अकाउंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, अकाउंट के थ्रू। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, पता है क्या? इस क्वेश्चन को जो मैंने आपके लिए रिवीजन करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, इसका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे है, बीच में इसको डाल दिया और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैं ना इस पेज को डिलीट करूंगा, इस पेज को डिलीट करूंगा। ऐसे इसकी कॉपी करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी कोई बच्चा कॉपी करना चाहता है तो मैं किनारे हो जाता हूँ। आप चाहो तो इसकी कॉपी कर सकते हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं इस पेज को डिलीट करूंगा और डिलीट करके फिर अपने सारे पेज को एक साथ रख के फिर वहाँ पे अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए, हम लोग आगे एक साथ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ये जो आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो आप मेंटेन कर रहे हो, इस मेथड में जितनी बड़ी बड़ी बातें और हो सकती हैं, मतलब और क्या क्या एग्जामिनर इसमें मसाला डाल सकता है, उन सबको इनबिल्ड करते हुए मैंने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए तैयार किया हुआ है। एक ही बात याद रखना कि जब भी आप
ज्वाइंट वेंचर में आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हैं तो मेनली 3 अकाउंट बनता है। मेनली यानी कि 3 ही बनेगा, 4-5 भी बना सकते हैं रिक्वायरमेंट है तो, बट मेनली 3। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जहां पे हम प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जहां पे पैसे कितने आए पैसे कितने गए उनका हिसाब रखते हैं, एंड को वेंचर अकाउंट यानी कि पार्टनर्स से कितना पैसा आया, पार्टनर्स को कितना पैसा देना, हम उसका हिसाब रखते हैं। आइए ना रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या निकल के आता है। कहता है कि सीओसी एंड टाटा entered into a joint venture to buy sell commodity X into the market। कोई commodity X को मार्केट में खरीदने बेचने के लिए हमने क्या किया जी, यहाँ पे joint venture स्टार्ट किया। They opened a joint bank and deposited 8 lakhs in their profit ratio जो कि इक्वल है। उसने कह दिया कि उन्होंने ज्वाइंट बैंक स्टार्ट किया और उस ज्वाइंट बैंक में क्या किया जी, 8 लाख रुपए जमा किया और किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट रेशियो में, जो कि रेशियो इक्वल ही है। तो रेशियो बता दिया बच्चे यहाँ पे इक्वल ही है। कहता है कि दे परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5 lakhs, पेड 60,000 सैलरी टू स्टाफ एंड 40,000 कहता है कि एडवर्टीजमेंट। आप मुझे बताइए कि ये जो आपने गुड्स परचेज किया, सैलरी पे किया स्टाफ को, ये सारे खर्चे आप कहाँ से पे कर रहे होंगे? ज्वाइंट बैंक से। ज्वाइंट बैंक से हमने ज्वाइंट बैंक इसलिए ओपन किया था कि ज्वाइंट वेंचर में कोई खर्चे होंगे तो हम वहां से पे कर देंगे, तो वहां से किया। दे ऑल्सो परचेज मशीन फॉर रुपीज 1 लाख। मेरे बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, यहाँ कोई गोइंग कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी आप खर्चे करोगे ना, जो भी खर्च करोगे सबको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करते हैं। आप मशीन खरीदो, कोई इक्विपमेंट परचेज करो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, कुछ भी, उन सबको हमें क्या करना जी, एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करना है। कोई पूछ दे कि यार आप एसेट को यहाँ पे एक्सपेंस क्यों ट्रीट कर रहे हो, तो आप उनको बताना कि हमने पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जहाँ पे गोइंग कंसर्न होता है ना कि बिजनेस कई साल तक चलेगा, वहीं पे एसेट्स एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन होता है। ये तो ज्वाइंट वेंचर कुछ समय के लिए हमने स्टार्ट किया है, लिमिटेड पर्पज के लिए, जिसका गोइंग कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी खर्चे करूंगा ना, कोई भी खर्चे, तो उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाऊंगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि मशीन जो परचेज किया गया उसका पेमेंट कहाँ से किया गया है, तो पेमेंट कहाँ से, बैंक से किया गया होगा, कुछ ना बताया तो बस ज्वाइंट बैंक के थ्रू खर्चे दिखा दूंगा। कहता है कि सीओसी ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल वर्थ रुपीज आपका 20,000। सीओसी ने मेरे बच्चे यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के लिए अपने पास से मटेरियल सप्लाई किया है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका मटेरियल सप्लाई हुआ है इसका पेमेंट ज्वाइंट बैंक से नहीं हुआ है, सीओसी ने अपने घर से लाया। वो कहता है कि ठीक है मैं बिजनेस में लगा देता हूं लेकिन फ्री में थोड़े, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। तो ठीक है जी। यही नहीं, टाटा ने मेरे बच्चे 30,000 रेंट पे किया बिजनेस का, लेकिन पर्सनल अकाउंट से, अपने घर से पे किया। तो उसने क्या कहा होगा कि ठीक है ज्वाइंट वेंचर पे खर्चे मैं अपने घर से पे कर देता हूं, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। होता कभी कभी हम ऐसे करते हैं। अब कहता है कि ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया और आपने एंड में सेल्स कितने का किया, 10 लाख रुपीज का। कुछ गुड्स बच गए थे मेरे बच्चे, एंड में आपका 40,000 के थे। उन गुड्स को 12,000 रुपीज में कौन लेके चला गया जी, टाटा लेके चला गया। आपने कसम खाया है मेरे साथ कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर में जिसको भी आपने डेबिट में एक्सपेंस के रूप में दिखाया है, उनको बेच के जो भी रिकवरी होगा, बेच के मतलब कि उनसे जो भी रिकवरी होगा उन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू दिखाते हैं। मैं याद दिलाऊं कैसे, चिंता नहीं कीजिए। तो मेरे बच्चे जो 40,000 का गुड्स एंड में बचा था ना, वो टाटा लेके चला गया कितने में जी, 12,000 में। तो हम सेल की एंट्री कर देंगे 12,000 से, क्योंकि 12 में बिका है। फिर एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर मशीन भी बिक गया कितने में, 60 में। तो ठीक है, कहता है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, बोलता है कि अकाउंट्स बनाओ। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो मेरे बच्चे एग्जाम में 100% की श्योरिटी है इस मेथड के अंदर में आपको ज्वाइंट बैंक ओपन करने के लिए बोलेगा। जब भी क्वेश्चन में ज्वाइंट बैंक ओपन करने के लिए बोल रहा है तो समझ लेना कि आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की बात कर रहा है। तो आइए ना, मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ जी, आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, सॉल्विंग करेंगे, रिवाइज करेंगे उन्हीं स्टेप में। पहले क्या हुआ, आप देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी, स्टार्टिंग में 8 लाख रुपीज बिजनेस में लेकर आए और उसको अपने प्रॉफिट रेशियो में यानी कि इक्वली। तो जब पैसा लेकर आए तो हमने क्या किया होगा, हमने ज्वाइंट बैंक में जमा कर दिया होगा। तो देखो 4 लाख रुपीज सीओसी एंड 4 लाख रुपीज टाटा, ये दोनों पैसा लेकर आ गए यहाँ पे। और उसी टाइम पे मेरे
बच्चे हमने क्या किया, उनके को वेंचर अकाउंट में हिसाब में लिख दिया कि सीओसी ने 4 लाख रुपए बिजनेस में लगाया और टाटा ने भी कितना लगाया, 4 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे हम उनके हिसाब को मेंटेन करते हैं। आगे देखेंगे आप यहाँ पे, फिर कहता है दे परचेज्ड गुड्स 5 lakhs का, पेड 60 सैलरी एंड 40,000 आपका एडवर्टीजमेंट। जब तक ना बताए कि पेमेंट कहाँ से हुआ है, हमेशा इस मेथड में क्या मानेंगे, ज्वाइंट बैंक से। तो मेरे बच्चे ये जो आपने 3 खर्चे किए ना, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। जिस ज्वाइंट वेंचर को आपने शुरू किया उस पे आपने खर्च किया है, और ज्वाइंट वेंचर से जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ज्वाइंट वेंचर में। तो आप देखो ज्वाइंट वेंचर में वो मटेरियल, वो सैलरी, एडवर्टीजमेंट को आपने क्या किया, एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया। लेकिन क्योंकि हम लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने एंट्री क्या लिख दिया जी, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक के थ्रू करके और उसके अंदर में सारे खर्चे हमने दिखा दिए। तो एंट्री क्या हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्लियर ना, ये सर। और इसी का मेरे बच्चे ज्वाइंट वेंचर में हमने क्या बोला, टू ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट वेंचर में क्या बोला, टू ज्वाइंट बैंक। उसी टाइम पे हम उसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, एंड क्रॉस पोस्टिंग में ज्वाइंट बैंक में क्या बोला हमने, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अक्सर याद रखना, जब तक आप क्रॉस पोस्टिंग उसी टाइम पे नहीं करोगे, थोड़ी सी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्योंकि ज्वाइंट वेंचर एक सिंपल सा चैप्टर है, जो एंट्री आएगा उसी टाइम पे क्रॉस पोस्टिंग करते रहना, मजा आपको आ जाएगा। आगे बढ़िए, और क्या बता रहा है जी, कहता है कि दे ऑल्सो परचेज मशीन फॉर ₹1 लाख। मशीन परचेज हुआ मेरे बच्चे। यहाँ पे मशीन परचेज करना भी क्या एक्सपेंस ट्रीट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर में देखो डेबिट में हमने क्या किया, एक्सपेंस के रूप में दिखाया। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे टू मशीन नहीं लिखेंगे, अदरवाइज मशीन अकाउंट खोलना पड़ जाएगा। लिमिटेड अकाउंटिंग हो रहा है, पेमेंट कहाँ से हुआ, ज्वाइंट बैंक से। तो हमने क्या बोल दिया, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या बोला, टू ज्वाइंट बैंक, और बैंक में क्या बोलेंगे, तो बाई आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि क्रॉस पोस्टिंग करते चला जा रहा हूं। फिर आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और क्या बता रहा जी, सीओसी ऑल्सो सप्लाइड मटेरियल वर्थ ₹20,000। मेरे बच्चे, सीओसी ने सप्लाई किया तो क्या फ्री में सप्लाई किया होगा, नहीं। उसने कहा होगा कि भैया मैं एक तरीके से ₹20,000 जो आपका यहाँ पे मटेरियल बिजनेस में लगा रहा हूँ ना, ये भी मैं बाद में आपसे लूंगा, मैं एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस में। खैर, 20,000 सीओसी ने मटेरियल सप्लाई किया, जिसको ज्वाइंट वेंचर में यूज किया जाएगा। तो हमारे ज्वाइंट वेंचर में क्या हुआ जी, वो 20,000 हमने यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। और क्योंकि सीओसी ने दिया है, ये ज्वाइंट बैंक से पेमेंट नहीं हुआ, तो हमने क्या बोल दिया, टू सीओसी अकाउंट। और इसी की क्रॉस पोस्टिंग मेरे बच्चे यहाँ पे टू सीओसी, और एक अगला और भी देख लो आप यहाँ पे, टाटा ने भी 30,000 का रेंट पे किया था अपने पर्सनल अकाउंट से। अगर टाटा अपने पर्सनल अकाउंट से पे करेगा तो टाटा के नाम पे हम क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि टाटा ऐसा कभी नहीं कहेगा कि हम पे कर दिए छोड़ दो, कोई बात नहीं। हिसाब तो होगा ना, हम बिजनेस में लगा रहे हैं पैसा जी, ऐसे थोड़े आपको छोड़ देंगे। तो टू सीओसी टू टाटा हो गया। ये टू सीओसी टाटा, देखो मेरे बच्चे, ज्वाइंट को वेंचर का जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, उसमें बाय ज्वाइंट वेंचर 20 एंड 30 को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर पे खर्चे किए थे, क्योंकि उनके हिसाब में ऐड होते चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ना, और क्या बता रहा आपको यहाँ पे, कहता है कि सेल्स, थोड़ा मैं इसको क्लीन करते चलूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने में आपका। कहता है कि सेल्स वेयर मेड बाय आपका 10 lakhs का। अगर सेल्स हुआ बिजनेस में तो वो तो हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या करेंगे, हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। और सेल करके पैसा कहाँ पे गया, अगर ना बताया तो ज्वाइंट बैंक में गया, क्योंकि उसी काम के लिए अपने ज्वाइंट बैंक खोला हुआ है। तो हमने क्या बोल दिया, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना। हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया तो यहाँ पे बाय सेल्स हम ब्रैकेट में दिखाएंगे कि हमने किसकी एंट्री पास की है। एमसीक्यू में बस एंट्री मायने का रखता है कि ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका। क्लियर ना। तो 10 लाख से आपका यहाँ पे निकल के आ गया बाय ज्वाइंट बैंक, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ चला गया, ज्वाइंट बैंक में 10 लाख की एंट्री यहाँ लेकर आ गया। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है आपका कि अनयूज्ड गुड्स, जो गुड्स एंड में बच गए थे, जो 40,000 के थे, वो टाटा लेके चला गया कितने में जी, ₹12,000 में। मेरे बच्चे, जो गुड्स 40,000 के थे ना, वो ऑलरेडी इन्हीं गुड्स में से रहे होंगे। ये जो गुड्स हमने मटेरियल परचेज किया था, है ना, ये तो डेबिट में वो सारे एक्सपेंसेस है जो अभी तक हमने इनकर्ड कर लिया है। तो 40,000 को हम यहाँ पे दोबारा थोड़े ही एंट्री करेंगे, वो तो ऑलरेडी इसी में से गुड्स रहा होगा ना बच्चे। आज वो गुड्स सेल कितने में हुआ वो बताइए। तो सेल आपका हुआ, हमने सेल किसको किया, मतलब बिजनेस ने किसको बेच दिया, टाटा को, कितने में, 12,000 में। तो बाय टाटा यहाँ पे 12,000, बाय टाटा 12,000, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ चले जाएगी, टाटा अकाउंट में। टाटा में क्या बोल दिया, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपका, ठीक है ना बच्चों, ये सब। इसके बाद और आगे बढ़िए, कहता है कि एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर मशीन भी हमने 60 में बेच दिया। कोई बात नहीं, मशीन हमने कितने में परचेज किया था, 1 लाख में। तो जो मशीन हमने 1 लाख में परचेज किया था, उसको ऑलरेडी हमने डेबिट में 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड किया। हम दोबारा एक्सपेंस थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। आज सेल कितने में हुआ, 60 में। तो आपने क्या किया, 60 से एंट्री कर दिया। और ये पैसा किसने रिसीव किया है जी,
ज्वाइंट बैंक ना बताया तो हमने ज्वाइंट बैंक के थ्रू एंट्री कर दिया एंड ज्वाइंट बैंक में क्रॉस पोस्टिंग इसका। एक ही कसम मैं आपको ज्वाइंट वेंचर में दिलाता हूं, खासकर इस मेथड में, इस मेथड क्या किसी भी मेथड में, कि जिसको भी आपने यहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है उससे कोई भी रिकवरी होगा, सेल करके हो जाए, कोई पार्टनर लेके चला जाए, कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, सबको हम क्या करेंगे, रेवेन्यू ग्रुप में दिखाएंगे, तभी तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट यहां पे निकल के आ पाएगा। तो मेरे बच्चे अब हमारा ज्वाइंट वेंचर खत्म हो चुका है, हम दोनों को यहां पे अलग करने वाले हैं, लेकिन अलग करने के पहले क्या करेंगे जी, हम यहां पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमने टोटल रेवेन्यू देखा इतना है, इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस किया, प्रॉफिट कितना आ गया 322। ये 3,22,000 का जो प्रॉफिट आपका निकल के आ गया वो सीओसी टाटा में प्रॉफिट रेशियो यानी कि इक्वली डिवाइड कर दिया, ये हमारा इक्वली, और इस सीओसी टाटा में जो 161 गया, इसकी क्रॉस पोस्टिंग हमने क्या किया, यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है ना। अब हमारा प्रॉफिट निकल चुका है। अब मेरे बच्चे सीओसी टाटा को हमेशा हमेशा के लिए हमें क्या करना, अलग करना है, और इनको अलग करने के लिए क्या करेंगे जी, अब हम इनका हिसाब लगाएंगे। हमने सीओसी को कहा कि सीओसी तुमने 4 लाख बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, 20,000 रुपीज और तुमने मटेरियल दिया था बिजनेस में, तो तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 420 का। 420 में 1,61,000 का तुमने प्रॉफिट भी कमाया बिजनेस से। तो जब बिजनेस एंड करेगा, जितना तुमने इन्वेस्ट किया वो प्लस तुम्हारा प्रॉफिट, ये पैसा तुम्हें मिलना चाहिए, यानी कि टोटल तुम्हें कितना मिलना चाहिए, 5,81,000। 581 में सीओसी ने क्या अभी तक कुछ भी विड्रॉ किया है, कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है, तो पूरे 581 क्या करेंगे जी, सीओसी को हम पे कर देंगे बैंक के थ्रू, क्योंकि सारे पैसे बैंक में है और कहीं से पे भी नहीं हो सकता। और टाटा का हिसाब में कहा कि टाटा तुमने 4 लाख बिजनेस में लगाए थे, 30,000 का तुम अपने घर से रेंट पे किए थे, वो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, तो तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 430 का, 161 का प्रॉफिट तुम्हें कितना मिलना चाहिए, 591। इस 591 में तुम कितना लेके जा चुके हो, 12,000। याद है ना, वो अनयूज गुड्स 12,000 में उसने विड्रॉ कर लिया था, तो जितने में आप लेकर जा चुके हो 12,000, उतने का तो आप अब आपका हिसाब कम होगा ना बच्चे। तो 5,91 में 12,000 आप लेके जा चुके हो, और आपको 579 मिलना चाहिए, वो पैसा हम क्या करेंगे, बैंक से पे कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने सीओसी टाटा में क्या बोला, ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे जी, बाय सीओसी बाय टाटा। जब ये एंट्री को आप लेकर आएंगे, अपने आप ज्वाइंट बैंक दोनों से टैली कर जाएगा, क्योंकि बिजनेस खत्म हो चुका है, ना बैंक का पैसा कुछ बचेगा, ना पार्टनर्स को कोई हिसाब बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करना, ज्वाइंट बैंक को ओपन करना। आपको याद होगा, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो आपने इस पे कितने अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको अब एक ही काम करना है, और मेरे ही बच्चे नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो बच्चे, चाहे किसी और भी फैकल्टी से आपने पढ़ा हुआ है और ये रिविजन लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपने कई तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं रेगुलर क्लास के अंदर में। एक काम जरूर करना कि जो भी क्वेश्चन आपने किया ना रेगुलर क्लास के अंदर में, आप उन क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लोगे। मतलब ये मेथड खत्म हो गया, एक बार इनमें जितने सारे क्वेश्चंस किया था बस देख लो, अच्छा इसको ऐसे किया था, ऐसे किया था, सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी, फिर मजा आपको आएगा एग्जाम में और आप एंजॉय करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो हमने क्या किया, पहला मेथड सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करना, उसमें हमने क्या किया, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया। और मेरे बच्चे अब हम आ गए आपका दूसरे मेथड के पास। फर्स्ट मेथड हमारा खत्म हो गया, सेपरेट सेट। याद रहेगा, मैं दोबारा को बता दूं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करना है, उसमें एक चीज मेरे साथ कसम खा लीजिए कि जिनको भी आप ज्वाइंट वेंचर में जो भी खर्चे होंगे, चाहे वो ज्वाइंट बैंक से हो, चाहे को वेंचर करें, चाहे एक्सपेंस पे हो, चाहे एसेट के नाम पे हो, सब कुछ यहाँ पे एक्सपेंस माना जाएगा, सबको मैं डेबिट करूंगा। जिनको भी डेबिट किया उससे कोई भी रिकवरी होगा, मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। रिकवरी का मतलब सेल हो जाना, चाहे कोई पार्टनर लेके चला जाएगा अपने घर आपका, तो भी सेल मानेंगे बिजनेस के लिए। गुड्स कुछ लॉस्ट हो गए थे, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, रेवेन्यू मानेंगे, है ना बच्चे। तो जिनको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसकी रिकवरी हुई, तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू मानेंगे, रेवेन्यू माइनस सेक्शन प्रॉफिट निकालेंगे, हिसाब करेंगे, काम पूरा हो जाएगा। पहला मेथड कंप्लीट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आइए अब मेरे बच्चे सेकेंड मेथड का नाम है आपका व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। पहले में क्या था, सेपरेट बुक्स मेंटेन किया, मतलब ज्वाइंट को ओपन किया, एक अलग से बिजनेस मानते हुए अकाउंटिंग किया। यहाँ पे मेरे बच्चे सेकंड मेथड में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जगह मैं कहीं बनाऊं या यहीं बता देता हूं आपको। सेकंड मेथड में क्या होता है, देखो दो लोग, मान लो ए और दूसरा बी, ये भी अपना अलग से बिजनेस कर रहा है, ये भी अपना अलग से बिजनेस कर रहा है।
ये भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, ये भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होंगे अपने अपने बिजनेस का। आज इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे एक काम शुरू किया, और उस नया काम शुरू किया, बोला कि कुछ समय के लिए, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो यहां पे होगा क्या कि जो ए है ना, ए ये अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि भैया तुम मेरे जो सेपरेट बिजनेस है उसका तो अकाउंट्स मेंटेन कर ही रहे हो। बोलेगा कि हाँ वो तो मेंटेन हो रहा है। तो कहेगा कि ये काम करना, उसके साथ साथ इस ज्वाइंट वेंचर का भी अकाउंट मेंटेन कर दो। तो मेरे बच्चे, जो बी के साथ ए ने ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया, उसमें नया चीज क्या होने वाला है, एक तो ज्वाइंट वेंचर आपका होगा जिसमें कि एक सेपरेट बिजनेस हमने स्टार्ट किया जिसका हम प्रॉफिट लॉस पता करेंगे। तो ए का जो अकाउंटेंट है ना, एक तो क्या करेगा, वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना शुरू करेगा, नया अकाउंट जो इस ज्वाइंट वेंचर के चलते बनेगा। और दूसरा क्या करेगा जी, वो बी का अकाउंट बनाना शुरू करेगा, क्योंकि बी जो एक नया पार्टी हमारे साथ जुड़ रहा है, उसे क्या लेन देन करना उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। समझो मेरी बात ना। उसी तरीके से मेरे बच्चे, बी बी अगर अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा इस ज्वाइंट वेंचर का, तो बी जो सेपरेट बिजनेस कर रहा है ना, उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उसका अकाउंटेंट कर रहा है। यहां पे नया चीज क्या होगा जी, तो बी अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि भैया जो मैंने एक साथ ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया उसका भी प्रॉफिट निकाल के दिखा दो। तो उसके लिए बी का अकाउंटेंट क्या बना देगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और साथ ही साथ क्या करेगा जी, बी किसका अकाउंट बनाएगा, ए का अकाउंट, क्योंकि जो नया पार्टी अभी जुड़ रहा है उससे क्या लेन देन करना, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे। तो इन शॉर्ट कहते हैं कि जब भी when separate set of books are not maintained, यानी कि सेकेंड मेथड में जब अकाउंटिंग होता है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, जिस भी को वेंचरर के बुक में अकाउंट्स पूछ दिया एग्जाम में, किसी एक के बुक में पूछेगा, दोनों के बुक में नहीं पूछेगा, वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और एक ही एंट्री बार बार रिपीट होएगी। तो जिसके बुक में अकाउंट्स पूछ दिया उसके बुक में क्या बनेगा, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे पार्टी का अकाउंट। ठीक है ना। तो मैंने यही मानते हुए कि मान लीजिए यहाँ पे ए और बी में यहाँ पे एक ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ, और मेरे बच्चे ए के अकाउंटेंट को बोला गया कि भैया आप रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। यही मानते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाया है एक फॉर्मेट ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए। ए क्या बनाएगा बच्चे, एक तो आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, बी अकाउंट बनाएगा। तो बी अकाउंट कैसे बनेगा वो तो हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ज्वाइंट वेंचर कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना, दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी सुन लीजिए। अंडर दिस अप्रोच ईच को वेंचरर मेंटेन्स ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ अदर को वेंचर अकाउंट। एक तो बनाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे पार्टी का अकाउंट। इन दिस मेथड नो सेपरेट ज्वाइंट बैंक इज ओपन, क्योंकि हमने कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं करना, या तो मेरे बुक में या आपके बुक में खर्चे मैं करूंगा या फिर आप करोगे, यहाँ पे कोई ज्वाइंट बैंक ओपन नहीं होता। ठीक है ना। और तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, कहते हैं कि ये मेथड वहां फॉलो करते हैं जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी लेस इन ज्वाइंट वेंचर। एग्जाम में क्वेश्चन है कि जरा बताओ जी, जहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वेरी लेस है, कौन सा मेथड प्रेफरेबल होगा, पहला वाला, ये दूसरा जो पढ़ रहे वो, या तीसरा जो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड आपका आएगा, कौन सा, तो बोलेंगे दूसरा वाला, यानी कि इस मेथड में हम टिक मार्क करेंगे। क्लियर ना मेरे बच्चे, ये सर। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे किया जाएगा। ये देखिए, आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ए के बुक में। तो मैं यहाँ पे इन द बुक ऑफ ए यहाँ से हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन द बुक ऑफ ए, इन द बुक ऑफ ए, है ना, यानी कि ए के बुक में हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ए क्या बनाएगा जी, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा क्या, बी अकाउंट। बी अकाउंट कैसे बनेगा अलग से देख लेंगे, हम ज्वाइंट वेंचर देख लेते हैं। मेरे बच्चे, यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब मैं और आप मिलकर हम ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी ज्वाइंट वेंचर पे आपके एक्सपेंसेज होंगे, उन सारे एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट निकालते हैं ना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हमेशा क्यों बनता है, प्रॉफिट को निकालने के लिए। प्रॉफिट तभी निकलेगा अगर एक तरफ आपके एक्सपेंसेज और एक तरफ हमारा क्या जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए। तो सेम काम करेंगे, एक्सपेंस रेवेन्यू। हाँ, यहाँ पे एक्सपेंसेज रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक चीज हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्वाइंट बैंक नहीं है, तो या तो जो भी खर्चे यहाँ पे हो रहे होंगे, या तो मैं कर रहा हूँगा, यानी कि ए कर रहा होगा, या फिर बी कर रहा होगा। तो ए अगर खर्च करेगा तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी, बी खर्च करेगा तो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। ये देखिए, ध्यान रखना, ए के बुक में अकाउंटिंग हो रहा है। जब भी ए कोई खर्च करेगा ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो मेरे बच्चे ए के बुक में कभी ए का तो नाम नहीं आएगा ना। क्या होगा, अगर जैसे देखो ए ने कुछ एक्सपेंसेज इनकर्ड किया, इनकर्ड मतलब पे किया, ज्वाइंट वेंचर के लिए कुछ पे किया, तो क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, उसके बैंक से पैसा चला गया, या टू कैश अकाउंट, जो भी,
है ना। तो यहाँ पे जब भी ए का आपका ए कोई भी एक्सपेंस करेगा मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे जी, हम बोल देंगे आपका टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, आपकी मर्जी। अगर ए ने पेमेंट नहीं किया, कुछ मटेरियल सप्लाई किया, कुछ मटेरियल सप्लाई किया, तो मटेरियल सप्लाई करने का मतलब होता है कि उसके सेपरेट बिजनेस में ऑलरेडी वो मटेरियल पड़ा हुआ था, वहां से उठा के क्या किया जी, यहाँ पे बिजनेस में हमने डाल दिया, ज्वाइंट वेंचर में आपका। अगर पेमेंट हुआ रहता तो मैं बोलता बच्चे टू बैंक या टू कैश, लेकिन अगर वो मटेरियल सप्लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, टू परचेज अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट। ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था ट्रेडिंग का, बट हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं देता, वो बोलता है कि टू परचेज या टू गुड्स आपको। तो ठीक है, अगर ए मटेरियल सप्लाई करेगा तो क्या बोल देंगे, टू परचेज या टू गुड्स, कोई भी एक नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया आपको बता दिया। ए जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जब भी उसके पास से पेमेंट होगा बैंक अकाउंट, कुछ सप्लाई करेगा, मतलब क्या सप्लाई करेगा, मटेरियल सप्लाई किया तो हम कर देंगे टू परचेज अकाउंट आपको यहाँ पे। अगर उसने मशीन सप्लाई किया, मशीन सप्लाई किया तो क्या बोल देंगे यहाँ पे टू मशीन अकाउंट, है ना। जो भी चीज सप्लाई करेगा, मैंने उसको एंट्री ग्रुप में दिखाया हुआ है, जो भी सप्लाई करेगा हम उसका नाम लिखेंगे। इसका मतलब होता है बच्चे, उसके मेन बिजनेस से मशीन निकल गया, मेन बिजनेस से मशीन हट रहा है, और ज्वाइंट वेंचर में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस ग्रुप में ट्रीट कर रहे हैं। तो मशीन उसके मेन बिजनेस से जा रहा है, टू मशीन हो गया, कम हो गया, और ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस बन गया, तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट हो गया। तो इन शॉर्ट, अगर कुछ सप्लाई करेगा, जो भी सप्लाई करेगा क्या करेंगे, हम उसका नाम लिखेंगे, आप उसका नाम लिखेंगे। तो गुड्स दिया तो टू गुड्स, मशीन दिया तो टू मशीन, इक्विपमेंट दिया तो इक्विपमेंट आपका। लेकिन मेरे बच्चे, अगर बी यानी कि सेकेंड पार्टी, चाहे वो एक्सपेंसेज इनकर्ड करेगा, चाहे मटेरियल सप्लाई करेगा, चाहे मशीन सप्लाई करेगा, कुछ भी सप्लाई करेगा, हम क्या करेंगे, बी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उतना पैसा हम बी के हिसाब में ऐड कर देंगे। वो मेरा नहीं है, बी का है, तो हम बी के नाम से ऐड कर देंगे, है ना, टू बी अकाउंट आपका। उसी तरीके से अब आइए रेवेन्यू साइड में, गुड्स बेच दिया गया, सेल हो गया। सेल अगर ए ने किया, जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके बैंक या कैश लिखिए, बैंक के कैश में पैसा चला गया। अगर मेरे बच्चे जो गुड्स आपके बिजनेस के थे, उसमें से कुछ गुड्स ए ने विड्रॉ कर लिया, तो यहां से निकाल दिया ना, तो हम क्या बोलेंगे, बाय परचेज या बाय गुड्स। गुड्स को सप्लाई करते समय जिस नाम को आपने यहां पे डेबिट किया था, वही नाम क्या करना, क्रेडिट कर देना। अगर ए लेके चला जाएगा, जितने पे लेकर गया, नो डाउट आपका। गुड्स जब जब मशीन ए ने सप्लाई किया था, तो हमने क्या बोला था, टू मशीन अकाउंट। जब वो मशीन विड्रॉ कर लेगा तो क्या बोल देंगे, बाय मशीन अकाउंट। मतलब जो भी नाम आपने डेबिट में लिखा था, वही नाम क्रेडिट में लिखा जाएगा रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के टाइम पे, अगर ए के पास से होता है तो। और सेम बी के पास कुछ भी हुआ तो हमने क्या बोला, टू बी अकाउंट। बी के नाम पे कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, बाय बी अकाउंट। चाहे वो मटेरियल बी लेके चला जाए, चाहे सेल करे, चाहे अगर बी मशीन दिया था तो हमने यहाँ तब भी बी लिखा था, मशीन विड्रॉ किया तो भी हम क्या करेंगे, बाय आपका बी करेंगे। बस दो ही बात है, जो रिकॉर्ड करेगा उसके पास से जो भी कुछ जाएगा उसका नाम लिखेंगे, या जो भी कुछ आएगा उसका नाम लिखेंगे, और आपका दूसरे पार्टी का नाम, इस तरीके से। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट डेबिट में और लॉस क्रेडिट में आपका आएगा। प्रॉफिट जब आएगा ए और बी में डिवाइड करेंगे, बट यहाँ भी ध्यान देने वाला है कि ए के बुक में क्योंकि ए का नाम नहीं आएगा, तो जितना भी प्रॉफिट ए के हिस्से का होगा वो ए के प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। हम बोलते हैं टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ए के हिस्से में प्रॉफिट चला जाएगा, या टू लिखा हुआ है, और बी का जो प्रॉफिट होगा वो बी के हिस्से में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये काम पूरा हो गया। इसके बाद बी का अकाउंट मेंटेन करते हैं, बी का हिसाब करते हैं, काम खत्म हो जाता है। ये कैसे होता है, इन बातों को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बना कर रखा हुआ है। आइए ना एक बार इसके थ्रू थोड़ा रिविजन कर ले, थोड़ा और ट्रिकी पॉइंट्स को समझते हुए। इसके अंदर में पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। राम मोहन एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू बाय सेल न्यू ईयर गिफ्ट, है ना। राम परचेज, जब भी परचेज यानी कि पेमेंट किया होगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख एंड पेड फ्रेट कहता है कि 24,000। फिर कहता है कि ही सेंट, ध्यान देना, ही सेंट 70% ऑफ गुड्स टू मोहन टू बी सोल्ड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। मेरे बच्चे, पहला मेथड हो, दूसरा मेथड हो, चाहे तीसरा मेथड हो, किसी भी मेथड में आपस में जो गुड्स की ट्रांसफरिंग होती है ना, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि गुड्स मेरे पास रहे चाहे आपके पास रहे, है तो बिजनेस में ना बच्चे, है ना, पार्टनर के बीच में ना, बिजनेस में ना, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। हाँ, गुड्स मेरे पास रहता तो मैं सेल करता, तो मैं सेल की एंट्री करता। आपके पास गुड्स है, जब आप बेचोगे तो आप सेल की, आपके नाम से सेल की एंट्री हो जाएगी। बट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी वी डू नॉट पास एनी एंट्री इन द ज्वाइंट वेंचर आपका, ठीक है। कहता है कि मोहन रिसीव द गुड्स इनकर्ड 20,000 ऑन रेंट, 14,000 कहता है कि एडवर्टीजमेंट पे। राम एंड मोहन ने क्या किया, सेल कर दिया। राम ने 3 लाख का, मोहन ने 480 का। अनयूज्ड गुड्स कॉस्टिंग 16,000।
अनयूज जो लास्ट में 16,000 गुड्स बच गया था वो मोहन ने लेके चला गया बच्चे कितने में, 19,000 पे। तो गुड्स 16 का था, 19 में विड्रॉ हुआ, सेल कितने का हुआ, 19 में। हम 19 से एंट्री पास करते हैं। कहता है कि अर्लियर, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, अर्लियर राम हैड रिसीव एन एडवांस ऑफ 1 लाख फ्रॉम मोहन ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। इस ब्लू वाला लाइन को हम बाद में समझ लेंगे, ऐसे हम जानते हैं, रिवीजन भी हम उसको बाद में कर लेंगे। कहता है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम। राम ने क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन किया होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो राम ने क्या अकाउंट्स मेंटेन किया होगा, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा मोहन है ना, मोहन अकाउंट आपका। अगर कहता कि आपका नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन क्या करता जी, ज्वाइंट वेंचर करता और राम का अकाउंट बनाता। तो खैर कोई बात नहीं, राम के बुक में आई ना, राम के बुक में एंट्री शुरू करते हैं। ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किया था उसको हटा देता हूँ, एक्सेप्ट वो ब्लू वाला छोड़कर, और इसको हम समझते हैं कि समझने क्या, रिवीजन करते हैं एक्चुअली कैसे किया जाएगा। सुनेंगे ध्यान से यहाँ पे। राम मोहन एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर बाय, राम ने परचेज किया, एंट्री किसके बुक में, राम ने परचेज किया, यानी कि टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या टू कैश कुछ भी कर सकते हो, बट जनरली ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होता है तो बैंक ज्यादा अच्छा वर्ड है। क्या क्या जी, 4 लाख का गुड्स एंड 24,000 फ्रेट पे किया, दोनों खर्चे हमने एक साथ दिखा दिए, 4,24,000। सर क्या दो बार टू बैंक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट उसका फायदा क्या होगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, एक ही बार में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार करना चाहिए 2 बार कर लो। ही सेंट 70% गुड्स टू मोहन टू बी सोल्ड, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। मोहन ने गुड्स रिसीव किया और इनका 20,000 ऑन इट, मोहन ने खर्च किया, तो जो मोहन खर्च करेगा हम मोहन के नाम पर रिकॉर्ड करेंगे। टू रेंट हो गया कितना जी, 20,000 एंड 14,000 कहता है कि एडवर्टीजमेंट पे, ये टू मोहन चला गया, टोटल कितना हो गया आपका 34,000। फिर कहता आपका, आगे पढ़ेंगे, राम एंड मोहन ने सेल किया, राम ने सेल किया बच्चे, राम जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, अगर वो, तो हम क्या बोलेंगे, बाय बैंक अकाउंट। और दूसरा पार्टी जो सेल करेगा मोहन, तो हम क्या बोल देंगे, बाय मोहन। सेकंड पार्टी खर्चे करेगा तो टू मोहन, सेकंड पार्टी कोई भी रिकवरी होगा हम उसके नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, तो बाय मोहन। ठीक है ना, ये आपका नाम निकल के आता है। आगे पढ़िए आपका। फिर कहता कि अनयूज्ड गुड्स, जो गुड्स बच गया था 16,000 का था, वो था कितने का मेरे बच्चे, वो ऑलरेडी इसके अंदर मिला होगा, हम दोबारा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कहता है कि वो विड्रॉन लेके चला गया मोहन, मोहन कौन है, सेकंड पार्टी, तो बाय मोहन। जब भी कुछ खर्च करेगा टू मोहन, लेके जाएगा तो बाय मोहन। कितने में, जितने में सेल रिकॉर्ड करना है, सेल कितने में हुआ, 19,000 में, तो 19,000 की एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपका इसके बाद मेरे बच्चे अब आ जाइए इस लाइन पे जिसको मैंने आपके लिए छोड़ा था, है ना। कहता है कि अर्लियर, ये कहता है कि अर्लियर राम हैड रिसीव्ड एडवांस ऑफ 1 लाख फ्रॉम मोहन ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जब दो लोगों के बीच में ज्वाइंट वेंचर शुरू होता है बच्चे, दो लोगों के बीच में, मेरे और आपके बीच में, और कोई ज्वाइंट बैंक ओपन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि खर्चे मैं ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि रॉ मटेरियल मुझे खरीदना है, बहुत सारे खर्चे। अब यहाँ देख सकते हो ना कि ज्यादा खर्च कौन कर रहा है, यहाँ पे राम खर्च कर रहा है 424, मोहन ने कितना खर्च किया, बहुत छोटा सा 34,000। तो क्योंकि यहाँ पे कोई ज्वाइंट बैंक अलग से ओपन नहीं हो रहा है जहाँ पे हम पैसे लाके जमा करेंगे, जो पार्टी ज्यादा खर्च करता है वो दूसरे पार्टी से एक एडवांस मांग सकता है कि भैया आप हमें एडवांस दे दो, हम बाद में क्या करेंगे उसका हिसाब कर लेंगे। तो वही मेरे बच्चे 1 लाख रुपीज राम ने क्या किया, एडवांस रिसीव किया फ्रॉम मोहन। एडवांस रिसीव करना किसी भी हालात में ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस या रेवेन्यू नहीं होता। एडवांस जब आ जाते हैं उस पैसे से जो हमने मटेरियल परचेज किया होगा, फ्रेट परचेज किया होगा, वो एक्सपेंस तो दिखा चुके हैं ना। एडवांस आना जाना वो एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं होता। तो अगर हमने जैसे कि राम ने एडवांस रिसीव किया मोहन से, तो एंट्री क्या बोलेगा कि भैया पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर बिल लेता है एडवांस के रूप में तो बीआर अकाउंट डेबिटेड, है ना। और किससे जी, टू मोहन अकाउंट, यानी कि जहाँ पे मोहन का हिसाब हम ऐड दिखा रहे होंगे वहाँ पे 1 लाख से एंट्री करके रख देंगे। जब लास्ट में हिसाब होगा तो बोलेंगे भैया 1 लाख आप पहले दे चुके हैं, बाकी पैसा आप दे देना। लेकिन एडवांस मेरे बच्चे कोई एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं होता, आप इस बात को जानते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, उसको देखो कहीं भी एडवांस को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। यस, जहाँ पे आप मोहन का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो वहाँ देखो आपने उस 1 लाख की एंट्री की है, बाई बैंक अकाउंट जो एडवांस आपने रिसीव किया है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। आइए फटाफट क्या करेंगे जी, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। रेवेन्यू टोटल हमारा 799 का हुआ, 799 में हमने एक्सपेंसेज को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 3,41,000। 341 को दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक आपका राम और दूसरा मोहन। राम का बुक में राम का नाम नहीं, उसका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, एंड मोहन का प्रॉफिट मोहन के नाम पे ये चला गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे मोहन अकाउंट बना रहे हैं, तो मोहन अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर लें जितनी एंट्री हुई है। जैसे कि ज्वाइंट वेंचर में क्या बोला हमने, टू मोहन, तो यहाँ मोहन में क्या हो गया, बाय ज्वाइंट वेंचर।
ज्वाइंट वेंचर में हमने क्या बोला, टू मोहन 17500, तो आपने क्या किया 175 यहाँ पे दिखा दिया। ये क्या था जी, एक्सपेंसेज वाली एंट्री, ये क्या था आपका प्रॉफिट वाली एंट्री, है ना, जो प्रॉफिट आपका है, और ये एडवांस वाली एंट्री आपका। यहाँ पे हमने क्या किया जी, अब देखिए आपने बोला बाय मोहन 480, तो यहाँ पे टू आपका ज्वाइंट वेंचर, ये सेल जो किया था उसका अमाउंट था, और फिर आपने जो गुड्स विड्रॉ किया था 19,000 बाय मोहन, तो यहाँ पे टू ज्वाइंट वेंचर, ये जो विड्रॉ यानी कि जो ड्रॉइंग्स किया था बिजनेस से, उसकी एंट्री आपकी होगी। अब हम लास्ट में क्या करते हैं जी, मोहन का हिसाब करते हैं, क्योंकि बिजनेस अब खत्म होने वाला है, रिलेशनशिप एक्चुअली खत्म होने वाला है, बिजनेस तो खत्म हो गया, प्रॉफिट निकल गया, काम खत्म, अब हम दोनों अलग होने वाले हैं। तो राम कहेगा, राम मोहन अकाउंट को बताएगा कि मोहन तुमने गुड्स को सेल करके 4,80,000 अपने पास रखा, ये सेल करके पैसा तुम्हारे पास आया था, और तुम्हारा जो ड्रॉइंग्स हुआ वो कितने का हुआ, 19 का, तो तुम्हें टोटल कितना पैसा मिल चुका है, 499, इतना मिल चुका है, सेल करके जो पैसा आया वो भी तुम्हारे पास है, और जो ड्रॉइंग्स क्या वो भी तुम्हारे पास है, तो टोटल तुम्हें 4,99,000 की रिकवरी हो गई है। पर तुम्हें मिलना कितना चाहिए था, जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया जी, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक तो ये है, और दूसरा आपका बस एक ही है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितने का था, 34,000 का। तुमने जो प्रॉफिट कमाया वो भी तुम्हें मिलना चाहिए, वो भी तुम्हारे हिसाब में मिलना चाहिए, और जो 1,00,000 रुपये जो तुम मुझे पहले दे चुके वो भी तुम्हें मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि देखो, जितना पैसा तुम ले चुके हो उसमें से अपने खर्चे माइनस कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा है, जो प्रॉफिट है वो माइनस कर लो, जो तुम पैसा मुझे पहले दे चुके वो माइनस कर लो, बाकी पैसा मुझे वापस कर लो। तो मेरे बच्चे, बाकी पैसे यानी कि 1,94,500 आप क्या करोगे, मोहन से वापस ले लोगे बैंक के थ्रू, बाय बैंक अकाउंट। ये पैसे हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, बैलेंसिंग फिगर आपका, काम खत्म हो गया। यही तो पढ़ा हमने, बोलो ना। हाँ ये सर, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाय बैंक। हाँ, अगर क्वेश्चन कह देता कि ये जो आपका 194,500 बजाय इट इज स्टिल रिसीवेबल, हो सकता है एग्जाम में बोल दे, बिल्कुल ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ ना बताए तब तो बाय बैंक सेटल्ड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देता है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो स्टिल रिसीवेबल है, मतलब ये पैसा मिला नहीं, वो कुछ दिनों में देगा, तो मेरे बच्चे फिर बाय बैंक नहीं, फिर हम क्या बोल देंगे, बाय बैलेंस सीडी आपका। किया हमने क्लास में कैसे ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ऐसा भी बोल सकता आपको, तो वो हम काम खत्म करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा बाय बैंक करके काम खत्म। बोलता है कि बैलेंस सेटल थ्रू बैंक ड्राफ्ट, बैंक कुछ भी कहेगा तो, या बैलेंस सेटल्ड हो गया तो बाय बैंक के थ्रू हम एंट्री करके खत्म कर देते हैं। ठीक है ना बच्चे। सेकेंड मेथड का भी क्या क्या मैंने आपकी मास्टरी करा दी। और हाँ, कुछ नोट जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, जो आप जान चुके हैं एक्चुअली। नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन कोवेंचरर टू अनदर कोवेंचरर इन एनी मेथड, एनी मेथड, तीनों में से किसी भी मेथड में। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सोच है, उनके पास गुड्स तो भी बिजनेस में है, सेल थोड़े ही हुआ, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करते। दूसरा, जर्नल एंट्री अगर एग्जाम में आ जाए फॉर एसेट सप्लाइड बाय राम, राम अगर कोई एसेट सप्लाई करता है, तो मैंने बताया था बच्चे, राम मतलब जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, अगर वो कुछ अगर आपका सप्लाई करेगा, तो वो जो भी सप्लाई करेगा हम क्या करेंगे, उसी को यहाँ पे हम एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। अगर उसने गुड्स सप्लाई किया तो आपने क्या बोला, टू गुड्स। अगर वो मशीन सप्लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, टू मशीन। अगर इक्विपमेंट सप्लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे, टू इक्विपमेंट आपका। इसका सिंपली मतलब होता है कि उसके मेन बिजनेस वो चीज निकल रहा है, यानी कि क्रेडिट किया जाएगा, और ज्वाइंट वेंचर में हम उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हमने रेगुलर क्लास में बातें समझी हुई हैं। तो आपका ज्वाइंट वेंचर में हमने क्या बोला, टू मशीन मतलब टू एसेट्स अकाउंट। वही बात आपको बताया जा रहा है कि अगर एंट्री आपका आ जाए तो आपका ज्वाइंट वेंचर टू मशीन यानी कि टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट आपका सप्लाई किया गया उसी का नाम लिख देंगे। एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू में कहेगा, भैया जरा बताओ, इफ राम इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस एसेट इज सप्लाइड बाय दैट कोवेंचरर। अगर वही एसेट को सप्लाई करेगा तो किस अकाउंट को डेबिट करोगे, तो डेबिट तो मेरे बच्चे ज्वाइंट वेंचर भी होगा। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, किसको क्रेडिट करोगे, तो बोलना क्या, मशीन को क्रेडिट करेंगे, मतलब एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो हमें वो भी ध्यान देना होता है एमसीक्यू में। अभी मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू, अभी मैंने आगे रखा हुआ है कि वो डेबिटेड पूछ रहा है कि क्रेडिटेड पूछ रहा है। फटाफट दिमाग में एंट्री क्रेडिट करना, डेबिटेड मतलब डेबिट का नाम, क्रेडिट मतलब क्रेडिट का नाम, आप देख लेना कौन सा होगा। जर्नल एंट्री फॉर एसेट सप्लाइड बाय मोहन यानी कि सेकंड पर्सन, तब तो उसी के नाम से रिकॉर्ड होगा, ज्वाइंट वेंचर टू मोहन अकाउंट। मैंने बताया वो सेकंड पर्सन जो भी करेगा हम उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है ना। तो ये बातें मैंने बता दी है। एक और भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन कराने के लिए। आपको नहीं पता मेरे बच्चे मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ ट्रिकी पॉइंट्स जो खासकर आपने कंसाइनमेंट में तो सीखे हुए हैं, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, उस कॉस्ट के ऊपर में बेस्ड आपका ज्वाइंट वेंचर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया गुड्स विड्रॉ हुआ या गुड्स सेल किया कॉस्ट प्लस इतने में। तो कॉस्ट का मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता मेरे बच्चे, कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस सारे नॉन रिकरिंग खर्चे, मतलब रास्ते के खर्चे होते हैं। इस बात को आप जानते हैं। वही कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए रखा हुआ है। आइए सुनते ध्यान से क्या बता रहा है। मंजीत रंजीत एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:1। दो लोग आए बिजनेस में 2:1 में करने के लिए। मंजीत सप्लाइड गुड्स 60,000 टू रंजीत, इनकरिंग एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू 2,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। मंजीत ने मेरे बच्चे 60,000 गुड्स क्या किया, रंजीत को आपका सप्लाई किया, एंड इनकरिंग एक्सपेंस 2,000 ऑन फ्रेट इंश्योरेंस आपका। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते यार मंजीत ने गुड्स सप्लाई किया रंजीत को, तो यहाँ तो एंट्री नहीं होगा ना मेरे बच्चे, ना, गलत सोच रहे हो आप। मंजीत ने रंजीत को दिया मतलब मंजीत अपने घर से लेके आ रहा है, घर से लाया, और बिजनेस में हो सकता है रंजीत को जिम्मेदारी दी है कि आप सेल करना है, जब को आप सेल करोगे तो उसने क्या किया, उसको दे दिया। तो यहाँ पे मंजीत ने सप्लाई किया मतलब मंजीत ने अपने बिजनेस से गुड्स लेकर और रंजीत को दिया कि लो आप बेच देना। इसकी तो एंट्री होगी ना। एंट्री किसकी नहीं होती है, जो गुड्स परचेज करके बिजनेस में मंजीत के पास पड़ा हुआ है उनमें से कुछ गुड्स मंजीत क्या करता है, रंजीत को देता है, उसकी एंट्री पास नहीं होती है। ये तो पहली बार आपके सेपरेट बिजनेस से निकल कर ज्वाइंट वेंचर में आ रहा, तो उसकी तो एंट्री होगी ना, यहाँ खर्चे तो रिकॉर्ड करेंगे ना बदमाश, ठीक है ना। फिर कहता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वेर डैमेज्ड एंड सम ऑफ 3,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मेरा इस क्वेश्चन कराने का मकसद सारे टिपिकल पॉइंट्स को रिवाइज कराना है आपका। रंजीत रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। समझाऊंगा इसका मतलब, चिंता नहीं कीजिए, आगे बढ़िए। कहता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेंचर अ फायर अकर्ड एंड एज ए रिजल्ट द बैलेंस स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विथ रंजीत वाज डैमेज्ड। कहता है कि द गुड्स वेर नॉट इंश्योर्ड एंड रंजीत अग्रीड टू कंपनसेट 80% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स एंड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड। आऊँगा, टेंशन मत लो, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, सारे पॉइंट्स को आप सबने पढ़ा है एक्चुअली, बट यहाँ पे मैं उसको भी डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्जामिनर कभी आपको शब्दों के गेम में फंसाए तो कैसे कैसे बातें कर सकता है। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट रंजीत वाज ऑल्सो एंटाइटल्ड अंडर द एग्रीमेंट टू कमीशन ऑफ 5%। वो क्या करता है जी, कमीशन भी मांग रहा है 5% का, 5% कमीशन भी मांग रहा है किस पे जी, ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 3-4 पॉइंट्स मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। सेलिंग एक्सपेंसेज कहता है कि इनकर्ड बाय रंजीत आपका 1,000 है। रंजीत हैड अर्लियर रेमिटेड 10,000 एडवांस। रंजीत ने एक 10,000 एडवांस दिया था, आपको पता है कि एडवांस लेना देना एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं होता, वो पार्टी के बुक में रिकॉर्ड होता है हिसाब करते समय। रंजीत ड्यूली पेड द बैलेंस ड्यू टू मंजीत बाय ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना। प्रिपेयर मंजीत अकाउंट, सॉरी प्रिपेयर इन मंजीत बुक, मंजीत के बुक में बनाना क्या जी, ज्वाइंट वेंचर, एंड दूसरा रंजीत अकाउंट। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे किया जाएगा। अगर आप कहें क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, 2-3 पॉइंट्स मुझे समझाने हैं, मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने क्लीन कर दिया, इसको भी क्लीन कर दिया, और एक एक चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए आपका किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं बच्चे, हम एंट्री कर रहे हैं मंजीत के बुक में। तो हमने कहा कि इन द बुक्स ऑफ मंजीत आपका क्या बनाएगा, एक तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा पार्टी का नाम क्या है, रंजीत। तो रंजीत का अकाउंट भी हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया। पहले आइए हम ओपन आपका स्टार्ट करते हैं मंजीत के बुक में। क्या करेंगे ये देखिए आप, कहता है कि मंजीत रंजीत एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 2:1, ठीक है। मंजीत सप्लाइड, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा बच्चे उसने गुड्स बिजनेस में सप्लाई किया, तो क्या लिखेंगे, 2 गुड्स या 2 परचेज। ये देखिए 2 गुड्स से 2 परचेज 60,000, कोई डाउट नहीं सर। फिर मेरे बच्चे मंजीत ये टू रंजीत इनकरिंग 2,000 फॉर फ्रेट, मंजीत ने गुड्स को भेजते समय 2,000 रुपये खर्च किया भाड़े पे, तो 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि मंजीत ने खर्च किया, फ्रेट इंश्योरेंस 2,000 हो गया। 2 बैंक या 2 कैश, बट जनरली प्रेफर करना बैंक लिखना, क्योंकि आज के टाइम पे सारे बिजनेस बैंक के थ्रू चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्या बता रहा आपको यहाँ पे, कहता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिट
गुड्स कॉस्टिंग 5000 डैमेज। रुक जाओ, यहाँ पे सुन लो मेरी बात। अगर क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ तक आके रुक जाता कि गुड्स कॉस्टिंग 5000 डैमेज्ड हो गया, तो पहले आप दिमाग यूज करना कि आपके संतोष सर ने आपको क्लास में क्या समझाया है। मेरे बच्चे, गुड्स 5000 का डैमेज्ड हो गया, इसका मतलब होता है कि ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ना आपका, इस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ये देखो गुड्स जो डैमेज हुआ होगा वो इसी में से रहा होगा ना बच्चे। तो जो गुड्स डैमेज हो चुका है वो डेबिट में तो ऑलरेडी इसमें एक्सपेंस दिख ही रहा है, हमें दोबारा थोड़ा रिकॉर्ड करना है, हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना डेबिट में दोबारा, क्योंकि इन्हीं गुड्स में से वो डैमेज हुआ होगा, कोई नया अलग से गुड्स नहीं आया होगा डैमेज होने के लिए, तो हम डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ कि जो गुड्स डैमेज हो गया इसमें से 5000 का, क्या उसका कोई रिकवरी हुआ? क्या उसको बेचकर या इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला? मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता जहां पे मैंने डैमेज बोला है, आगे की बात नहीं करता, तो कोई रिकवरी नहीं हुआ। और अगर कोई रिकवरी नहीं हुआ तो फिर हमारे इस ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं जाएगा, क्योंकि कोई रिकवरी नहीं हुआ। आपने कसम खाया है मेरे साथ, आपने कसम खाया है कि जिनको भी एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया, अगर उससे कोई रिकवरी होगा तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। रिकवरी नहीं हुआ, ना वो सेल हुआ, ना कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, ना जो पार्टी है जो गुड्स डैमेज किया है, क्या नाम था उसका, किसके पास डैमेज हुआ था ट्रांजिट में, तो मतलब कोई पार्टी भी, कोई पार्टनर भी नहीं कर रहा है कि मैं कंपनसेट करूंगा, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, है ना, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ और बातें कहता है, बोलता है क्या, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स डैमेज हो गया, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन सम ऑफ 3000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। गुड्स इंश्योर्ड थे और इंश्योर्ड होने के चलते यहाँ पे 3000 का क्लेम आपने रिकवर कर लिया। अब सवाल उठता है कि देखो लैंग्वेज में कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है कि 3000 का जो इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड हुआ वो किसने रिसीव किया, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लेम अगर मंजीत रिसीव करेगा, जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो वो लिखेगा बाय बैंक, और अगर वो रंजीत रिसीव करेगा तो हम क्या बोल देंगे, बाय रंजीत, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू चला गया, उसके नाम से रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो मेरे बच्चे, आप एग्जाम में क्या करना, अगर ऐसी परेशानियां लेकर आएगा एग्जामिनर, तो वहां पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना। अगर वो नाम बता देगी कि 3000 का अमाउंट किसने रिसीव किया, तब तो उसके नाम से रिकॉर्ड कर देना। अगर नाम ना बताए मेरे बच्चे, तो देखना क्वेश्चन में कि इंश्योरेंस चार्ज किसने पे किया है। जिसने इंश्योरेंस चार्ज पे किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम उसी को दिया होगा। अगर साफ साफ क्वेश्चन नहीं बताता कि क्लेम किसने रिसीव किया है, तो बताओ इंश्योरेंस किसने पे किया था। ये देखो मंजीत ने जब गुड सप्लाई किया था ना बच्चे, तो 2000 पे किया था फ्रेट एंड इंश्योरेंस, मंजीत ने पे किया था। तो ये क्लेम का पैसा भी किसने रिसीव किया होगा, मंजीत ने। यही मानते हुए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3000 देखो आपने रेवेन्यू ग्रुप में दिखाया कि बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि मंजीत के पास पैसा गया तो वो अपने बैंक में एंट्री दिखा देगा। समझ लो मेरी बात ना, ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, बस उसको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फटाफट सारी बातें बैठ जाए आपकी। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कहता है कि रंजीत रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ रिमेनिंग गुड्स, सुनो ना, रिमेनिंग गुड्स कितने हो गए, तो मेरे बच्चे सारे गुड्स जो थे वो कितने के थे, 60,000 के। 60,000 में से जो रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो गए वो कितने के हैं, 5,000 के। कितना बच गया, 55 का 90% गुड्स आपने जो कितना आ गया जी, जरा बताइए। 55,000 का 90% कितना निकल के आ गया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ये रहा। 55,000 का 90% कितना हो गया, तो 55,000 का 90% ये निकल के आ गया आपका 49,500। जो 49,500 के गुड्स थे मेरे बच्चे, वे सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बिके हैं 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो मेरे बच्चे ये जो 90% गुड्स है उनका ओरिजिनल कॉस्ट तो 49,500 ही है। ओरिजिनल कॉस्ट 49,500 रुपीज आपका है ना। अगर वो खैर फिलहाल एक मिनट, तो 49,500 का जो गुड्स है, 49,500 का गुड्स, और ये 30% का मार्जिन ऐड करना, यानी कि इसका 130%, तो ये आ गया 64,350 में। 64,350 में मेरे बच्चे रंजीत ने गुड्स बेचा है, तो बाय रंजीत हमने कर दिया आपका यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ एग्जामिनर यहाँ पे और क्या क्या बोल सकता था, यहाँ पे एग्जामिनर और क्या क्या बोल सकता था, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं।
अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, रंजीत रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट अगर ऐसे बोल देता मेरे बच्चे, ऑन कॉस्ट, तो उस केस में हमें यह देखना होता कि भैया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि आप जानते हैं टोटल कॉस्ट का मतलब आपका परचेज प्राइस और प्लस रास्ते के खर्चे जो होते हैं बच्चे वो भी ऐड होते हैं। क्योंकि आप कंसाइनमेंट पढ़ चुके हैं तो अब लॉजिक समझाने का मतलब बनता नहीं, आप इस बात को जानते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फिर पता मैं प्रॉफिट फिर कितने का सेल निकालता, मैं आपको दिखाता हूँ फिर मैं सेल कितने का निकालता। ये देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए दिखाता हूँ फिर सेल कैसा कितना निकालता। मुझे बताओ कि आपका जो गुड्स जो है ये कितने का बता रहा जी, 90% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि आपका आ जाएगा बच्चे टोटल गुड्स कितने के थे 60,000 ना। तो हमने क्या बोला जी, ओरिजिनल कॉस्ट में लेता, पहले इसको लिखना नहीं है, सुनिए ध्यान से, ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाता, 60,000 के सारे गुड्स थे माइनस आपका 5,000 जो रास्ते में लॉस्ट हो गया, और इसका 90% कितना आ गया था 40,500। एक तो ये लेते हैं, और इसमें दिखा ना ये, और इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, हम ऐड करते हैं आपका क्या जी, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट आपका रास्ते के खर्चे, यानी कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज हम इसमें ऐड करते हैं। रास्ते में देखो क्वेश्चन कहता है कि 2000 खर्च किया गया था फ्रेट इंश्योरेंस पे। ये 2000 खर्च कितने गुड्स पे किया गया था, 60,000 के ऊपर में। 60,000 का जब गुड्स भेजा गया था तो 2000 खर्च किया गया था। तो मुझे बताओ फिर 40,500 पे प्रोपोर्शनेटली वो खर्च आपका कितना हुआ रहता आपका। तो हम लोग कहते हैं कि 2000 का अमाउंट ये खर्च हुआ था जी रास्ते का 60,000 पे, तो जरा बताओ 40,500 पे कितना, ये आ गया आपका 1350। ये ऐड करके जो अमाउंट निकल के आता बच्चे, यानी कि 41,850, इसमें मैं ऐड करता प्रॉफिट मार्जिन कितना 30%, यानी कि 30% ऑफ आपका 41,850, और फिर जो अमाउंट निकल के आता इससे मैं सेल की एंट्री करता। अगर क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये कह देता रंजीत रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के जगह पे, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने में हमने परचेज किया था, तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, ये बातें आप जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप कंसाइनमेंट पढ़ चुके हैं, आप अकाउंटिंग इतना आगे निकल चुका है, आपने एस पढ़ लिया है, ये सब तो आप जानते हो कॉस्ट का मतलब क्या होता है आपका। तो खैर मैंने आपको दिखा दिया, ये भी एंट्री करके, ठीक है आगे बढ़िए। आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर फायर अकर्ड एंड एज ए रिजल्ट बैलेंस स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विथ रंजीत वॉज डैमेज। ओ आग लगी मेरे बच्चे और गुड्स आपके डैमेज्ड हो गए, ध्यान से डैमेज्ड हो गए, आगे कुछ ना बोले तो कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो एक्सपेंसेज है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, इनसे कोई रिकवरी होगी तो ही मैं वहां पे एंट्री दिखाऊंगा, तो मैं कोई एंट्री पास नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया द गुड्स वेर नॉट इंश्योर्ड, लेकिन रंजीत अग्रीड टू कंपनसेट 80% of aggregate of original cost of such goods and proportionate expenses incurred। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, जो ऊपर में समझा रहा था। यानी कि वो कहता है कि कोई बात नहीं जी, जो गुड्स लॉस्ट हो गया उसकी कॉस्ट निकालो और उस कॉस्ट का 80% अमाउंट में देने को तैयार हूं। तो ठीक है, जो गुड्स बच गए हैं मेरे बच्चे हम उसका कॉस्ट निकालेंगे और उसका 80% की जो वैल्यू आएगा हम उसको सेल्स के रूप में क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय रंजीत अकाउंट आपका। अब ये कैसे निकल के आएगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कहीं मैंने बनाया था, कहीं मैंने आपके लिए बनाया था, वो आपका कैसे निकल के आएगा। अच्छा नहीं बनाया था, मैं बता देता हूँ, कोई ऐसे ही बनेगा आपका वो भी। तो ये जो अमाउंट आएगा ना कंपनसेशन का, मैंने लिखा तो था कहीं पे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहीं पे आपका कैसे निकल के आएगा जी। ये आपका कंपनसेशन मुझे बताओ, यहाँ पे मैं इसी में दिखा दूँ आपको, अच्छा लगेगा। ये लीजिए, इसी में ये लीजिए, ये आपका। मुझे बताओ कि जो गुड्स बच गए हैं वो कितने हैं, जो गुड्स बच गए हैं मेरे बच्चों कितने हैं। तो हमने कहा कि भैया जो टोटल गुड्स, ये लो ना यहीं पे सभी मिटा दिया, जो गुड्स बच गए वो कितने हैं। तो टोटल गुड्स जो भेजे गए थे वो कितने थे आपका 60,000, उसमें से रास्ते में कितने लॉस्ट हो गए थे 5,000, और उसमें से जो सेल हो गया उसका कॉस्ट कितना निकल के आया था, ओरिजिनल कॉस्ट 40,500 आया था ना। और 50 माइनस 60 माइनस 5 55, और 55 का आपका जो बिक गया था कितना परसेंट था,
90%। तो आपका 55,000 का 90% जो बिका था वो कितने का था? अच्छा 49,500, सॉरी, ये जो भी अमाउंट था 49,500। तो आपका जो गुड्स बच गया मेरे बच्चे एंड में, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है जी? इसको माइनस कीजिए तो आपका आ गया 5500, है ना। 60,000 में इतना रास्ते में लॉस हो गया, इतने का गुड्स का जो जिसकी कॉस्ट थी उसको बेच दिया तो बच के कितना गया? 5500 रुपीज। प्लस इसमें हम क्या करेंगे जी, जो प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंसेस रास्ते के उसको हम ऐड कर देंगे। 2000 का खर्च किया गया था कितने गुड्स पे? 60,000 पे जो भाड़ा पे किया गया था। तो इस 5500 पे जरा बताओ कितना भाड़ा निकल के आ जाएगा? तो 2000 डिवाइड बाई आपका 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5500, ये आ गया आपका 183, ये आ गया आपका 183। तो मेरे बच्चे 5500 और 5500 प्लस 183 टोटल कॉस्ट जो आ गया वो आ गया आपका यहाँ पे 5683। क्या वो पूरा पैसा देने को तैयार है? नहीं सर, जो कंपनसेशन है यानी कि जो वो बिजनेस को देने को तैयार है वो 5683 का कितना परसेंट जी? 80% का अमाउंट इतना देने को तैयार है इंटू 80%। तो आ गया 4546 का अमाउंट, 4546, और इसी 4546 से आपकी यहाँ पे एंट्री हुई होगी, वही 7 हो गया, राउंडिंग अप में कोई दिक्कत नहीं आपका, समझ लो ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी बातें रिकॉर्ड की, जिनको हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसका रिकवरी वहाँ पे, और काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे इसके बाद अपार्ट फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर शेयर ऑफ प्रॉफिट, रंजीत को हमें क्या करना है जी? कमीशन देना है। रंजीत कौन है? रंजीत मेरे बच्चे आप ध्यान दीजिए सेकंड बंदा है, मतलब कि मंजीत नहीं, रंजीत। तो रंजीत को कुछ भी देना है, बिजनेस एक्सपेंस क्या होगा? रंजीत के नाम से रिकॉर्ड होगा, टू रंजीत अकाउंट आपका। अब ये कमीशन का अमाउंट कितना होगा, अब वो निकालना है जी। आइए देखिए हम कैसे निकालेंगे आपका। अभी फिलहाल मान लो ये अमाउंट आपको नहीं पता है, और कुछ देख लो क्या बता रहा है। तो कहता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रंजीत आपका 1000 है। रंजीत ने आपका 1000 सेलिंग एक्सपेंस, तो हमने क्या किया, रंजीत के नाम पे सेलिंग एक्सपेंस ये 1000 यहाँ लिखा हुआ है, वो हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। अब बस हम उसका कमीशन निकालना है। कमीशन निकालते हैं ना, देखो ना क्या करेंगे। कमीशन किसे बोला देने के लिए? कमीशन होगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मेरे बच्चे हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, सारे रेवेन्यू को ऐड कीजिए, इतना अमाउंट आ गया 71897। उसमें से जितने खर्चे आपको पता है उसको माइनस कीजिए, इन सबको हमने माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया बच्चे, अभी याद रखना हमने कमीशन माइनस नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं है, उन सबको ऐड किया, 1, 2 और 3 इसको माइनस किया, अभी प्रॉफिट भी आपको नहीं पता, तो इन तीनों को माइनस किया, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी उसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ है, और वो अमाउंट पता है कितना निकल के आ रहा है? वो आ रहा है 8897। आप करके देख लेना, है ना, मैंने प्रैक्टिकली हमने सब सीखा हुआ है, रिवीजन में आपको बता रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, कमीशन कितना निकल के आएगा, ये बिफोर है ना, और कमीशन बोला कि आफ्टर पे, तो 8897 इंटू 5/105 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ये सब क्लास में हमने समझा हुआ है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर ये 5/105 क्यों हो जा रहा, अगर आपको जानना है तो मेरा एक वीडियो चैनल पे है 15-20 मिनट का, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, मैनेजर्स कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बाय संतोष कुमार। आप टाइप करेंगे ना चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, 10 मिनट का वीडियो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसका रीजन क्या है। उतना डिटेल में आने कोई मतलब नहीं बनता। क्या आपका कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट बाय संतोष सर, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। तो वो हमने किया, ये कमीशन आ गया 424, उस 424 को हमने क्या किया जी, यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मेरे बच्चे जो प्रॉफिट आया हमने क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर आपने रंजीत अकाउंट बनाया, हिसाब किया, और काम पूरा आपका हो गया। यही तो काम करना है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड मेथड का रिवीजन भी कर लिया, कॉस्ट का मतलब समझ लिया, वो इंश्योरेंस क्लेम कौन रिसीव कर रहा है नाम बताया तो कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे वो भी समझ लिया, कमीशन के पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे समझ लिया, और मस्त तरीके से अब आप इस बात को समझ के सेकेंड मेथड को भी अच्छी तरीके से आप एंड कर चुके हो, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे, अब हम क्या करेंगे जी, विल एंटर इनटू आवर थर्ड मेथड। लेकिन थर्ड मेथड में आने के पहले जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक हमने क्लास में क्वेश्चन किया था अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड,
आप सबने क्या होगा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने भी क्या होगा, कहीं और से भी पढ़ा तब भी क्या होगा कि अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी बेस की शेयर्स हम दोनों कोई कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है और मैंने और आपने एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया और उनके हमने क्या किया जी, जो शेयर्स वो कंपनी बेच रही, हमने उसको अंडरराइट किया, गारंटी दिया कि नहीं बिका तो हम आपका वो खरीद लेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग में जो अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था वो ज़रूर आप अपने क्लास में अपने पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन को देख लेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐड हो जाता है, तो उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लासेस सारे क्वेश्चन कराने के यहाँ पे टाइम नहीं हो पाते बच्चे। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, उसको जरूर आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एंट्री करते हैं आपका थर्ड मेथड में, जिसका नाम क्या है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। आपका सो सिंपल, सो इजी। मैं अगर डिफरेंसेस दिखाऊं तीनों मेथड में, तो पहले वाले मेथड में क्या था, एग्जाम में ज्वाइंट बैंक बोलेगा तो समझ लेना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आपका है, या बोल देगा कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन कीजिए। सेकंड वाले मेथड में क्या होगा जी, वो बोलेगा कि भैया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीजिए या तो मंजीत के बुक में या रंजीत के बुक में। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों के बुक में पूछेगा, अगर दोनों के बुक में पूछ भी दिया तो मंजीत क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर रंजीत अकाउंट, रंजीत क्या बनाएगा जी, ज्वाइंट वेंचर और मंजीत अकाउंट। ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एक ही एंट्री बार बार रिपीट होती है वहां पे। तीसरा जो मेथड है मेरे बच्चे, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपका यहीं पे बता देता हूं। इसमें क्या होता है इस मेथड में कि दो लोग हैं, ए एंड बी। यहां पे ए अपने बुक में क्या करेगा, सिर्फ उन एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ उन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा जो ए के पास हो रहे हैं। वो बी के पास जो खर्चे हो रहे हैं रेवेन्यू, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ए अपने बुक में क्या बनाता है, ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, इस नाम से क्या करेगा, वो अकाउंट बनाएगा आपका। बी क्या करेगा बच्चे, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वो क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। और बी क्या करेगा, इसमें अपने द्वारा किए गए एक्सपेंसेज को, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा। सेकंड मेथड में, थर्ड मेथड में फर्क क्या है, सेकंड वाले मेथड में हर एक बंदा अपने खर्चे और दूसरे बंदे खर्चे दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था। इस मेथड में ए क्या करेगा, ए अपने बुक में यानी कि अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि इस ज्वाइंट वेंचर को जो हमने शुरू किया है, इससे जुड़ा हुआ जो मैं खर्च कर रहा हूं सिर्फ उसको रिकॉर्ड करो, जो मेरे पार्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उसको दिखाओ। तो मेरे बच्चे ए यहां पे क्या करेगा, कुछ खर्चे किया तो टू बैंक अकाउंट, जैसे वहां कर रहे थे। ए ने कुछ गुड्स सप्लाई किया तो टू परचेज या फिर टू गुड्स अकाउंट, सेम चीज, आपका तरीका वही है। ए ने कुछ मशीन दिया, टू मशीन अकाउंट, ए ने कुछ इक्विपमेंट दिया, टू इक्विपमेंट अकाउंट, है ना, बिल्कुल सेम चलेगा आपका। ए को अगर कुछ कमीशन चाहिए, ए को कमीशन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, टू कमीशन अकाउंट। इस मेथड में भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था, मंजीत, और यहाँ पे कमीशन किसको देना था बच्चे, रंजीत को, तो हमने बोल दिया टू रंजीत अकाउंट। अगर मंजीत को ही कमीशन मिलता तो मैं यहाँ पे क्या बोलता, टू कमीशन अकाउंट। हम इसको याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मंजीत को प्रॉफिट मिल रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो मंजीत को कमीशन मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, टू कमीशन। जो भी चीज उसको मिलेगा उसका नाम लिखेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट, कमीशन मिलेगा तो कमीशन। हाँ, दूसरे पार्टी को जब भी कुछ मिलता है तो हम उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे मेरे बच्चे क्या होगा जी, इस मेथड के अंदर में, इस मेथड में दोनों अपनी अपनी बातें रिकॉर्ड करेंगे। तो ए को कुछ कमीशन मिलना है तो टू कमीशन, वो बी की बात यहां रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। ए ने कुछ सेल किया तो बाई बैंक, अगर ए ने सेल किया तो। अगर ए कुछ गुड्स लेके चला गया तो बाई गुड्स या बाई परचेज। ए मशीन लेके चला गया तो बाई मशीन। समझो मेरी बात ना, तो सारी बातें। अब बी क्या करेगा जी, बी के बुक में बी ने जो एक्सपेंस किया, बी ने पे किया तो टू बैंक अकाउंट, अपनी बात रिकॉर्ड करेगा। गुड्स सप्लाई किया, टू गुड्स आपका, टू मशीन दिया, टू मशीन, इक्विपमेंट दिया, टू इक्विपमेंट, कमीशन बी को मिलना है, टू कमीशन आपका। सेल किया बी ने तो बाई बैंक आपका, गुड्स लेके चला गया, मतलब सेम चीज, अपनी अपनी बातें रिकॉर्ड होती है। और जब सारा बिजनेस खत्म हो जाता है, ज्वाइंट वेंचर एंड हो जाता है मेरे बच्चे, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, याद रखना, मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ रिकॉर्ड। ये रफ बुक है, कोई भी जर्नल एंट्री का रूल यहाँ फॉलो नहीं होता। यहाँ तो बस क्या होगा कि दोनों के एक्सपेंसेज को हम यहाँ पे लाकर
लिख देंगे, कैसे भी लिख सकते हैं, रफ रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के रेवेन्यू जो होंगे बच्चे उसको यहाँ पे लिख देंगे और टोटल रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। वही प्रॉफिट क्या होगा जी, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए का प्रॉफिट ए के बुक में प्रॉफिट लॉस के नाम से, बी का प्रॉफिट बी के बुक में प्रॉफिट लॉस के नाम से, और ये आपस में टैली कर जाएंगे। जो डिफरेंस हो जाएगा टू बैंक या बाई बैंक, आपस में सेटलमेंट हो जाएगा। याद आ रही बात आपको? और इन्हीं बातों को मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है। आइए जरा एक बार देखते हैं ये क्या निकल के आता है, सुनेंगे ध्यान से आप। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड आपका, अंडर दिस मेथड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ए मेमोरेंडम बेसिस। मतलब रफ रिकॉर्ड होता है ना, इन द बुक ऑफ ईच को वेंचरर जस्ट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, नॉट एज ए पार्ट ऑफ लेजर। नॉट एज ए पार्ट ऑफ लेजर, वो लेजर का पार्ट नहीं होता, उसमें कोई रूल्स नहीं काम करते, आप जैसे चाहे वैसे खर्चे रेवेन्यू दिखा सकते हैं। ईच को वेंचर प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट, क्या बनाते हैं जी, एक तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा क्या, ज्वाइंट वेंचर विथ अदर को वेंचर अकाउंट, है ना। जैसे कि आपका ए क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, उसमें क्या रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ अपने 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 खर्चे, अपने अपने रेवेन्यू आपका। इसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक मेथड आपको यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम पूरे इसको समझेंगे मेरे बच्चे, थर्ड मेथड को। कहता है थर्ड में, ये देखिए आप यहाँ पे कि अविनाश, थोड़ा बड़ा कर दो, दिख रहा होगा आपको ऐसे तो, फिर भी ठीक है ना। कहता है कि अविनाश श्रीकांत एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर सीओसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 12 लाख रुपीज पेबल इन कैश। अविनाश श्रीकांत दोनों ने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसके लिए उनको 12 लाख रुपीज मिलेगा। बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, दोनों अलग हो जाएंगे। अविनाश परचेज्ड मटेरियल वर्थ रुपीज 6 lakhs एंड पेड फ्रेट आपका 20,000। He had also supplied machine 2 lakhs rupees का into the joint venture. श्रीकांत also paid 60,000 as rent, 20,000 कहता है कि एडवर्टीजमेंट पे। अविनाश ड्रीव अपन श्रीकांत अ बिल फॉर 250 विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय श्रीकांत। आप जानते हैं बिल ड्रॉ करना वो एडवांस लेना देना होता है। बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक 242। बिल को हमने क्या किया, 242 में डिस्काउंट कर लिया। तो मेरे बच्चे 8,000 का यहाँ पे डिस्काउंट चार्ज कट गया, क्योंकि ये जो एडवांस का लेना देना है, ये एडवांस का लेना देना क्यों होते हैं, बिजनेस में पैसा यूज करने के लिए, ज्वाइंट वेंचर में यूज करने के लिए। तो उसके डिस्काउंटिंग पे अगर कोई डिस्काउंट चार्ज कटेगा तो बिजनेस का खर्च माना जाएगा, बिजनेस का खर्च माना जाएगा, और बिजनेस का खर्च वो रिकॉर्ड आपका होएगा, है ना। गुड्स कॉस्टिंग कहता है कि 15,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी पेड 8,000 टू अविनाश इन फुल सेटलमेंट। बता दिया कि जो लॉस हुआ था उसके बदले में जो पैसा मिला अविनाश को मिला है। सम ऑफ द गुड्स कहता है लॉस ड्यू टू अविनाश नेग्लिजेंस फॉर विच ही अग्रीड टू कंपनसेट ज्वाइंट वेंचर 28,000। यहाँ भी गुड्स अविनाश की गलती से लॉस्ट हुआ है, बट यहाँ पे वैल्यू उसका निकालना नहीं है, ऑलरेडी बता दिया कि 28,000 वो आपको देगा। एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर मशीन वाज टेकन बाय अविनाश एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 130। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट रेशियो आपका 3:2 है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसने रिसीव किया जी, अविनाश। एक चीज लिखना भूल गया, जो एग्जाम में हमेशा बताएगा, अंडर कहता है कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। अदरवाइज तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मेथड के अंदर है, तो आप चिंता नहीं करना, इस मेथड में मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड पक्का बोलेगा आपको, है ना। इस मेथड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर ना आपको, ये सर। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसका आंसर कैसे निकल के आएगा। आप कहे तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं पहले, है ना, इसको तो क्लीन कर देता हूं और फिर अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। नजर डालिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं थर्ड मेथड की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि इन द बुक्स ऑफ अविनाश क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विथ आपका श्रीकांत अकाउंट। इस मेथड में ये लिखा जाता है ज्वाइंट वेंचर विथ सेकंड पार्टी का नाम, और श्रीकांत क्या बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विथ अविनाश अकाउंट। इस मेथड में हम लोगों ने कसम खाया है कि अपने अपने बुक में अपने अपने खर्चे, अपने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी दूसरे के पार्ट का एक्सपेंस रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ नहीं करेगा। तो आइए आप बताते चलेंगे जी मेरे साथ। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो खैर बाद में मिलेगा। अविनाश ने परचेज किया मटेरियल 6 lakhs का और फ्रेट पे किया मेरे बच्चे 20,000। कौन रिकॉर्ड करेगा, अविनाश क्या बोलेगा, टू बैंक अकाउंट। सेम उसी तरीके से, हाँ एग्जाम में जरूर ब्रैकेट में हम लिख देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भैया ये क्या जी, मटेरियल आपका मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मटेरियल आपका कितने का है, तो 6 lakhs रुपीज का, और एक्सपेंस कितना 20,000, वो डिटेल दिखाएंगे जरूर आप यहाँ पे। फिर कहता है आगे,
ही हैड ऑल्सो सप्लाइड मशीन 2 lakhs का। किसने सप्लाई किया? अविनाश ने। तो सप्लाई में क्या बोलेगा? टू मशीन अकाउंट। जो सप्लाई करेगा उसका नाम आपका टू मशीन अकाउंट। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि कहाँ चला गया, हाँ जी। फिर कहता है मेरे बच्चे इसके बाद, श्रीकांत ऑल्सो पेड 60,000 रेंट एंड 20 एडवर्टाइजमेंट। पे किया ना तो श्रीकांत अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्या बोलेगा? टू बैंक अकाउंट 80,000। एग्जाम में डिटेल्स जरूर दिखा देना कौन कौन से खर्चे इसके अंदर में आपके हैं, ठीक है ना? 80,000। फिर आगे बढ़ेंगे आप। कहता है कि अविनाश ड्रीव अपन श्रीकांत अ बिल फॉर 250। मेरे बच्चे अविनाश ने बिल ड्रॉ किया तो अविनाश उसकी एंट्री करता है BR अकाउंट डेबिटेड टू किस पे जी? श्रीकांत। श्रीकांत कितने का बिल है आपका? 2 lakhs का एंड 2 lakhs का। यही आपका श्रीकांत क्या बोलेगा? उसके लिए BP है ना, तो वो कहेगा अविनाश अकाउंट डेबिटेड टू BP अकाउंट, है ना? रिवीजन करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि सारी बातें मैं यहाँ पे समझा पाऊंगा, है ना? अविनाश टू BP आपका। तो इसकी एंट्री क्या होगा जी? याद रखना इस मेथड में यहाँ लिखा है हमने ज्वाइंट वेंचर विथ श्रीकांत अकाउंट। तो जो श्रीकांत से हमारे जो लेन देन हो रहे हैं ना, हम उसको भी क्या करेंगे? हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। तो BR टू श्रीकांत में क्या बोलेंगे? बाय BR। इस मेथड में हमने, क्योंकि अलग से कोई श्रीकांत अकाउंट है नहीं, इसी में उसकी भी अकाउंटिंग आपकी हो रही है, तो बाय BR अकाउंट हो गया 250 का अमाउंट। और ये क्या बोलेगा जी? अविनाश टू BP। तो अविनाश अकाउंट में क्या बोलेगा आपका? 2 BP, यहाँ पे 250 का अमाउंट। यहाँ पे कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसका लॉजिक मैंने क्लास में आपको समझाया हुआ है। आगे, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय श्रीकांत, द बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 242। मेरे बच्चे इस बिल को किसने डिस्काउंट कराया होगा? अविनाश ने। तो अविनाश ने डिस्काउंट करते समय क्या बोला होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू BR अकाउंट। 2,50,000 का बिल चला गया, 250 का बिल, 242 हमारे बैंक में आ गए और डिस्काउंट कितना कट गया आपका? 8,000 का अमाउंट। ये जो 8,000 का डिस्काउंट कटा हुआ है, क्या ये आपका ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस दिखेगा? यस। क्यों? क्योंकि जो बिल लिखा गया है ना, यानी कि जो एडवांस का लेन देन हुआ बच्चे, वो एडवांस का लेन देन बिजनेस के लिए हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के लिए। तो उस पर जो भी खर्च होगा वो दोनों को बियर करना होगा। जो दोनों को बियर करना होगा वो एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करना होगा। तो अगर अविनाश के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि अविनाश के पास डिस्काउंट कटा है, तो अविनाश क्या बोलेगा? टू डिस्काउंट अकाउंट। ये कैश में तो पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो उस खर्च का नाम क्या लिख देंगे? टू डिस्काउंट। ठीक वैसे जैसे गुड्स उसने सप्लाई किया, कैश में पेमेंट नहीं किया तो टू गुड्स बोल दिया। अगर डिस्काउंट का खर्च उसके पास हुआ है और कैश में नहीं हो तो क्या बोल देंगे? टू डिस्काउंट बोल देंगे। वो खर्च का नाम दिखा देंगे यहाँ पे। क्लियर? टू डिस्काउंट आपका हो गया। इसके बाद आगे बढ़िए। कहता है कि आपका गुड्स कॉस्टिंग 15,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट अगेंस्ट विच इंश्योरेंस कंपनी पेड 8,000 टू अविनाश। मेरे बच्चे अविनाश के बुक में रिकॉर्ड होगा। अविनाश ने क्योंकि वो क्लेम रिसीव किया है, तो अविनाश क्लेम रिसीव करते समय उसको रेवेन्यू दिखाएगा अपने बुक में और बोलेगा बाई बैंक अकाउंट। तो ये देखिए बाई बैंक आपका 8,000 का क्लेम भी यहाँ पे आ गया। सारे एक्सपेंस सारे रेवेन्यू आपके आ रहे हैं। पिछले मेथड में इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि पिछले मेथड में एक जो बंदा है वो दोनों का रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन करता था, अपना भी उनका भी। यहाँ पे क्या है कि दोनों अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक ही अकाउंट में। फिर कहता है कि आपका सम ऑफ द गुड्स वे लॉस्ट ड्यू टू अविनाश नेग्लिजेंस और फॉर विच अविनाश अग्री टू कंपनसेट कितना? 28,000। अविनाश मेरे बच्चे 28,000 कंपनसेट करेगा। तो अविनाश क्या करेगा जी? अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। ज्वाइंट वेंचर का क्या है? रेवेन्यू है, तो ज्वाइंट वेंचर के लिए 28,000 यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। लेकिन अविनाश का क्या है? ये लॉस है अपने सेपरेट बिजनेस में। तो जितना पैसा यहाँ पे वो कहता है कंपनसेट करेगा, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? वो लॉस कहाँ से आपका एडजस्ट करेगा? अपने मेन बिजनेस से। तो क्या बोलते हैं? बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम याद कैसे रखेंगे कि अगर अविनाश को कुछ प्रॉफिट होता है तो हम क्या बोलते हैं? टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसको कोई लॉस हुआ क्योंकि वो खुद कंपनी बियर कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना? जो भी वो बियर करेगा। ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर में क्या वो रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। फिर कहता है कि एट द एंड ऑफ ज्वाइंट वेंचर मशीन वाज टेकन बाय अविनाश 130 पे। अविनाश मशीन देगा तो क्या बोलेंगे? टू मशीन। ले गया तो क्या बोलेंगे? बाय मशीन आपका 130 पे, जितने पे लेके चला जाए वो। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी एंड द ज्वाइंट वेंचर। रेशियो क्या बता रहा है? 3:2। मेरे बच्चे इसके बाद सब कुछ हो गया तो ये जो 12 लाख रुपीज था कंपनसेशन का, वो किसने रिसीव कर लिया? अविनाश ने। तो यहाँ पे 12,000 उसको भी रिसीव करने का सेल्स ग्रुप में एंट्री कर दिया हमने। दोनों ने अपने अपने बुक में अपने खर्चे अपने रेवेन्यू सब रिकॉर्ड कर लिए। अब मेरे बच्चे प्रॉफिट को निकालने के लिए व्हाट दे विल प्रिपेयर्ड? मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट।
इसको बनाने का कोई रूल नहीं है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि एक रफ रिकॉर्ड है, आप जैसे चाहे वैसे बना लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया जी, अविनाश के खर्चे और श्रीकांत के खर्चे को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिए, बट ये खर्चे एक्सपेंस एडवांस लेन देन नहीं। तो ये जो एडवांस का लेन देन हुआ था ना, ये जो आपने BRBP आपका था ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं है। उसको छोड़ के ये सारे एक्सपेंसेस जो इनके पार्ट पे हुए, सॉरी ये नहीं है, प्रॉफिट अभी निकला नहीं है, जो भी इनके पार्ट पे ये एक्सपेंसेज हुए हैं अविनाश के नाम पर रिकॉर्ड कर दो, और जो श्रीकांत के पार्ट पे एक्सपेंस हुआ है ये 80,000 इसको रिकॉर्ड कर लो। वही हमने यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस दोनों का। दोनों के पार्ट पे रेवेन्यू, अविनाश के पास रेवेन्यू क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था, क्लेम का कंपनसेशन जो दे रहा है वो, और आपका 130 का जो मशीन बिका था प्लस सेल करके जो पैसा आया था, तो वो उसके पास रिकॉर्ड हो गया। श्रीकांत के पास कोई रेवेन्यू है नहीं। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट अविनाश का और श्रीकांत का दोनों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मेमोरेंडम रफ रिकॉर्ड है, यहाँ पे दोनों का नाम लिखेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अविनाश का प्रॉफिट है मेरे बच्चे 274,800, वो अविनाश के बुक में ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेम चीज जैसे हम पहले करते थे। और जो श्रीकांत का प्रॉफिट है श्रीकांत के बुक में हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब होगा लास्ट में क्या जी, हिसाब करना, हिसाब। तो जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे ना आपका अविनाश के बुक में, तो बाई बैंक सॉरी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया, यहाँ पे ये है बैलेंसिंग फिगर। इनके बुक में अगर टू आपका बैंक आया बैलेंसिंग फिगर इतना, तो वही अमाउंट यहाँ पे भी आएगा क्रेडिट में, आपका सेम अमाउंट आएगा बाई बैंक आपका। यानी कि जब सेटलमेंट हुआ तो एक ने कुछ ज़्यादा अमाउंट रिसीव किया, दूसरे ने उतना ही कम रिसीव किया होगा। तो अगर मान लो कि ये देंगे तो ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। इसका बहुत डिटेल प्रॉपर तरीके से क्लास में आप सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा मेथड था, वो भी बता दिया हमने। मेमोरेंडम में फिर से बोल रहा हूँ, दोनों अपने अपने जगह के हुए एक्सपेंस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में हम मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट अपना निकालते हैं, आपका प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आपस में हिसाब करते हैं, सेटल करते हैं। ये मेथड में हमेशा चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितना एक आपका देगा, जितना आपका एक देगा उतना ही क्या होगा जी, दूसरा लेगा आपका, दोनों का सेम बैलेंस आएगा और ये टैली कर जाएगा आपका, है ना। जितने क्वेश्चन क्लास में किए होंगे उसको जरूर आप लोग देख लेंगे, ये भी काम पूरा किया हमने। आइए बच्चों, अब हम आगे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है इस चैप्टर के अंदर में, और ये प्रैक्टिस है कन्वर्जन ऑफ ज्वाइंट वेंचर इनटू कंसाइनमेंट। बहुत ही सिंपल आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आ जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं किए होंगे बट आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा। अब क्योंकि आप ज्वाइंट वेंचर भी जानते हो बच्चे, कंसाइनमेंट भी जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होने वाला है। जब भी कोई बिजनेस पहले ज्वाइंट वेंचर में चलता है और फिर उसको हम कंसाइनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वही आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ। आइए ना, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। कहता है कि A and B एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। कहता है कि इट इज ऑल्सो अग्रीड बिटवीन देम दैट A should make the purchase for the joint venture at Ahmedabad where he resides and consign the same to B at Mumbai। मेरे बच्चे ए गुड्स परचेज करेगा और गुड्स परचेज करके वो किसको कंसाइन का मतलब कंसाइनमेंट नहीं होता, कंसाइन मतलब भेजना, वो बी को देगा कि भैया आप बेच देना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली ए परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 62,000 एंड सेंड देम टू मुंबई एंड इन सो डूइंग ही हैड टू पे 1,300 इंश्योरेंस एंड 3,700 रुपीज कैरिज फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेज। ये सारे खर्चे किसने किया है, ए ने। कहता है कि बी रिपोर्टेड दैट आफ्टर सम टाइम ही हैड सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 60,000। किसने सेल किया है, बी ने। एंड रिमेनिंग गुड्स कुड नॉट बी सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड मार्केट कंडीशन। बाकी गुड्स बी नहीं बेच पा रहा है। कहता है कि ए एंड बी देन हैंडेड ओवर द अनसोल्ड गुड्स टू अ लोकल मर्चेंट सी एट मुंबई हु अग्रीड टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑन देयर बिहाफ। मेरे बच्चे वो गुड्स नहीं बेच पा रहे हैं, तो सी कोई मार्केट में एक आपका बंदा था, उसको उन्होंने पकड़ा, बोला कि आप क्या करो जी मेरे गुड्स को बेच दो।
C was to be paid all the expenses in that connection and was to be allowed a commission of 2.5% on sale price of goods. क्योंकि C मेरे बच्चे यहाँ पे पार्टनर नहीं है, ज्वाइंट वेंचर में को वेंचर नहीं है, वो एक आपका एजेंट है, इसलिए हम क्या करें, उसको कमीशन दे रहे हैं। कहता है कि अच्छा, मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूं, हम लोगों ने कैसे इसको पढ़ा हुआ है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भी ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, गुड्स हम सेल नहीं कर पा रहे हैं और किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं कि आप आओ और मेरे गुड्स को बेच दो एजेंट के रूप में, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ये मान लेना कि इस ज्वाइंट वेंचर में दो नहीं तीन पार्टी हैं, है ना बच्चे, दो नहीं तीन पार्टी है, और जो तीसरा है ना उसको हम कमीशन देंगे ना कि प्रॉफिट देंगे, बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा। कहता है कि सी आफ्टर सम टाइम सेंड टू बी अ चेक फॉर 4500 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस 375 एंड कमीशन। अब कमीशन कितना मैं नहीं पता, लेकिन जितने का भी सेल हुआ था बच्चे, उस सेल में उसने 375 खर्च किया, कुछ कमीशन हुआ, वो दोनों माइनस करके 4500 सी ने किसको दे दिया, बी को। द सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सी आपका 5000। अच्छा, आप बता दिया कि 5000 का गुड्स बिका है, तो मुझे बताओ 5000 रुपीज़ का आपका 2.5% कितना होता है। ये निकल के आ गया 125, यानी कि एक कमीशन का जो अमाउंट है ना बच्चे, वो 125 रहा होगा। तभी तो 5000 में 375 125, यानी कि 500 रुपीज़ माइनस करके बाकी का 4500 रुपीज़ उसने क्या किया, बी को दे दिया कि भैया ये लो पैसे, आपको जो करना करो। कहता है कि सी रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू बी, जो गुड्स सी भी नहीं बेच पाया उसने बी को वापस कर दिया। एंड ए एंड बी देन डिसाइडेड टू क्लोज द ज्वाइंट वेंचर, बी टेकिंग अप द बैलेंस ऑफ गुड्स अनसोल्ड विच हैड कॉस्ट 25,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। जो गुड्स बच गया था बी लेके चला गया, तो बी के नाम पे सेल की एंट्री कर देंगे, 25,000 माइनस 8%। बी सेंट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू ए showing the following payment made by him. B ने कैरिज पे किया, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑफिस गोडाउन रेंट, ब्रोकरेज, ये सब पे किया। ही ऑल्सो सेंट अ चेक फॉर रुपीज 70,000 टू ए, उसने 70,000 का एक एडवांस भी ए को दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एज लेजर, ए के बुक में। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सेकंड वाला, क्योंकि पहले वाले में ज्वाइंट बैंक बोलेगा बच्चे नहीं है, तीसरे वाले में मेमोरेंडम बोलेगा नहीं है, तो सेकंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि हम क्या करेंगे जी, ए के बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और बी अकाउंट बनेगा, क्योंकि तीसरा एक पार्टी आ गया सी, तो हम सी का भी अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। शोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अमाउंट ड्यू टू और बाय बी। ड्यू टू और बाय बी का कहने का मतलब कि लास्ट में अभी बी से सेटलमेंट हुआ नहीं है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी कर देंगे। आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया मेरे बच्चे, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। एक तो हम किसके बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी, इन द बुक्स ऑफ ए, ये यहाँ ऊपर लिखना चाहिए था, ऊपर में आपका है, और अकाउंट क्या बनना है, ज्वाइंट वेंचर। मेरे बच्चे जो भी खर्चे ए करेगा ना, उसने मटेरियल, इंश्योरेंस, कार्टेज पे किया, कैरिज पे किया, तो क्या किया, टू बैंक अकाउंट आपने रिकॉर्ड कर दिया, जो भी खर्चे ए ने किया। इसके बाद चेक कीजिए, मैं दिखाते चलता हूं ताकि आप बाद में परेशान ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहता है कि ए ने क्या किया जी, परचेज किया 62 का गुड्स बेचा, मुंबई में भेजने की कोई एंट्री नहीं होती आपस में भेजने की। इन सो डूइंग ही हैड टू पे 13 इंश्योरेंस, इतना, तो सारे मिला के 67,000 खर्च रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आइए सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में क्या बता रहा है। बी reported that after some time he had sold goods for 60,000। बी ने सेल कितना किया, 60,000। तो मेरे बच्चे बी ने जो सेल किया वो 60,000 को सेल करने की एंट्री बाय बी अकाउंट कर लिया, आप इस चीज को जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, रिमेनिंग गुड्स कुड नॉट बी सोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड कंडीशन। इसके बाद ए एंड बी ने क्या किया जी, सी को अपॉइंट किया और गुड्स उसको हैंड ओवर कर दिया कि भैया आप बेच दो। तो हम ये मान लेंगे बच्चे अकाउंटिंग करते समय कि ज्वाइंट वेंचर में ए भी ही नहीं सी भी है, और सी के बीच में भी जो आपस में ट्रांसफरिंग हो रहा है हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम कोई एंट्री पास नहीं करते। अगर वो सेल करेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए आप यहाँ पे, कहता है कि सी वाज टू बी पेड ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद एंड कमीशन, ये भी ठीक है। अमाउंट जरा बताओ, तो अगला थर्ड पैराग्राफ में आप आइए, और कहता है मेरे बच्चे कि सी ने यहाँ पे क्या किया है जी, सी ने क्या किया है, तो 4500 उसने बी को दे दिया आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस एंड कमीशन 125। सेल कितने में किया,
5000 में। तो जब बी सेल करेगा तो हम क्या बोलेंगे, बाय बी। जब सी सेल किया तो हमने कह दिया बाय सी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी ज्वाइंट वेंचर चलते चलते बाद में कंसाइनमेंट के रूप में किसी को ऐड करते हैं तो उस थर्ड बंदे को भी हम क्या करेंगे, एक को वेंचरेट को मानते हुए अकाउंटिंग आप पूरा कीजिए। बस ये ध्यान रखना कि थर्ड को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ठीक है, हमने क्या किया, सी ने सेल किया तो एंट्री क्या बचे, और सी को जो भी कुछ देना है कमीशन एक्सपेंस हमने सी के नाम पर रिकॉर्ड कर दिया, है ना। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, ए। तो बी या सी के पास जो भी एक्सपेंस रेवेन्यू होगा हम उनके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, वो यहाँ पे काम कर दिया। कोई डाउट इसमें नहीं सर। इसके बाद आगे बढ़िए, कहता है कि ठीक है, कहाँ, यहाँ तक। सी रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू बी, जो गुड्स बच गया वो बी को उसने वापस कर दिया। कोई बात नहीं, आपस में ट्रांसफरिंग हो रहा है, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। कहता है कि उसके बाद आपका ए एंड बी डिसाइडेड टू क्लोज द जॉइंट वेंचर, और जितने गुड्स बच गए थे ना, जितने गुड्स बच गए थे वो बी टेकिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स अनसोल्ड विच हैड कॉस्ट 25, लेकर लेके गया कितने पे जी, 25,000 लेस 8% डिस्काउंट पे। कौन ले गया, बी ना। तो सेल हम क्या करेंगे, बी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एंड 25,000 में 8% लेस करके हमने क्या किया, सेल की एंट्री दिखा दिया बाय बी अकाउंट। समझ लो ना, यहाँ पे दो नहीं बस 3 आदमी हैं, तीसरे को हम कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट नहीं देंगे, बाकी सब कुछ सेम आपका। आगे बढ़िए, और क्या बता रहा आपको, कहता है कि अब बी सेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू ए शोइंग दैट बी के खर्चे, कैरेज, ऑफिस एक्सपेंस, तो जितने भी खर्च मेरे बच्चे बी के हैं ना, वो सारे खर्च क्या किया जी, हमने बी के नाम पे यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुका है, सारे बात हो चुके हैं। अब हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करके हमने प्रॉफिट निकाला, 8500 का प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट क्या होगा, सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सी हमारा एक एजेंट है, हम उसको कमीशन दे चुके हैं। तो जो प्रॉफिट मेरे बच्चे ए का बना वो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी का प्रॉफिट क्या हुआ जी, बी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने। कंप्लीट, ये सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी अकाउंट बनाएंगे एंड सी अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम बी का बनाते थे, बी और सी दोनों का बना लेंगे। आपने क्या किया, पहले बी की एंट्री यहाँ लेकर आइए। बी ने मेरे बच्चे एक 70,000 का एडवांस दिया था, तो हमने बाय बैंक कर दिया आपका। फिर बी ने जो आपके खर्चे किए थे, बी का आपका प्रॉफिट में शेयर, ये हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे बी ने आपका जो रेवेन्यू अपने पास रखा था 60, बी ने जो आपका गुड्स विड्रॉ किया था वो आप सॉरी ये क्या था आपका 60 एंड 23, ये देखिए आपको, हाँ जी, बी ने जो सेल किया था 60 एंड जो गुड्स विड्रॉ किया था 23 का, तो 60 एंड 23 की क्या क्या हमने ये भी एंट्री कर दिया। अब हम आगे सी अकाउंट में। सी में मेरे बच्चे यहाँ पे जॉइंट वेंचर से आ गया 5000, जितने में सेल किया था उसके खर्चे और कमीशन आपका 500, इनसे हमें नेट कितना लेना था, 4500 रुपीज। सी ने 4500 का अमाउंट किसको दिया था, बी को, तो हमने कह दिया बाय बी। अगर वो पैसा ए को दे दिया रहता तो बाय बैंक बोल देता मैं, क्योंकि वही रिकॉर्ड कर रहा है। तो बी को दिया तो पैसा किसके पास चला गया, बी के पास। और सी में कहा बाय बी, बी में क्या बोलेंगे, टू सी अकाउंट, क्योंकि पैसा वो बी के पास जा चुका है, तो बी से हिसाब में वो प्लस माइनस कर दिया जाएगा। अब मेरे बच्चे सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है, हमने सी के अकाउंट से क्लोज कर दिया, ज्वाइंट वेंचर क्लोज कर दिया, बी क्लोज करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस डी या बाई बैलेंस डी, क्योंकि याद रखना जो बैलेंसिंग फिगर है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि जो अमाउंट आपका है ना, showing his share of profit loss on joint venture an amount due to और by B, उनसे ड्यू है, मतलब अभी पैसा सेटल नहीं हुआ, लेना है या देना है आपका। तो हमने क्या किया, उसी काम को यहाँ पे बोल दिया बाय बैलेंस सी डी 1250, और काम आपका खत्म हो गया। यही तो है आपका। तो इसमें कोई दिक्कत हो रही है, बट एग्जाम में आएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि यार ये तो कंसाइनमेंट भी हो गया, ज्वाइंट वेंचर भी हो गया, कुछ भी नहीं। जब भी ज्वाइंट वेंचर आपका कंसाइनमेंट में कन्वर्ट होता है क्वेश्चन के अंदर में कुछ समय के लिए, तो आपको क्या करना है कि जो कंसाइनी यानी कि जो एजेंट है ना, उसको भी एक थर्ड पार्टी मानते हुए प्रॉपर अकाउंटिंग कर लीजिए। और फिर आप क्या करेंगे कि आप प्रॉफिट उसी तरीके से निकालेंगे। बस छोटी सी बात जो ध्यान देने होती है कि जो हमारा एजेंट होगा ना, हम उसको कमीशन देते हैं ना कि हम प्रॉफिट में शेयर देंगे आपका, बस ऐसे क्वेश्चन बताएगा भी। तो ये भी काम खत्म हुआ मेरे बच्चे। हम लोगों ने आपके ज्वाइंट वेंचर में जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, हमने उन सबको कवर कर लिया, सब कुछ हमने कवर कर लिया।
अब हमें क्या करना होगा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एमसीक्यू नहीं, अभी ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, जो हम ऑलरेडी आपको रिवाइज करा चुके हैं, मैंने दे दिया आपको ताकि रिवीजन के टाइम पे फटाफट इसको देख के आप समझ जाएंगे। क्या जी, जितने भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे होते हैं उन सबको हम यहाँ पे क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। यहाँ कोई भी एसेट नहीं होता। जितने भी आपके रिसीविंग से सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा जी, इनकम माना जाएगा। ड्रॉइंग्स, इंश्योरेंस क्लेम भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकम ट्रीट करते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, नॉर्मल लॉस, इन सब का कोई ज्वाइंट वेंचर में ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई इनसे रिकवरी नहीं हुआ है। वो एज खर्च ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं डेबिट में, रिकवरी नहीं हुआ तो हम कोई इनकम में दिखाएंगे। इफ ज्वाइंट वेंचर इज नॉट एंडेड एट द एंड ऑफ ईयर, यस, याद कीजिए हमने क्लास में क्वेश्चन किया था कि अगर एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हुआ, वो साल का एंड हो गया बच्चे, बट अभी ज्वाइंट वेंचर एंड नहीं किया, मतलब कि ज्वाइंट वेंचर आगे भी चलेगा और कहता है कि अकाउंट्स को क्लोज कीजिए, तो उस केस में याद कीजिए हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था ज्वाइंट वेंचर में, जो कॉस्ट पे आपका निकाला जाता है। कॉस्ट मतलब कि रास्ते के खर्चे प्लस परचेज प्राइस, है ना। और जितने भी आपके को वेंचरर थे उनका भी हमने सेटलमेंट नहीं किया था। जो भी बैलेंस शीट फिगर आया, टू बैलेंस शीट बाई बैलेंस शीट आपका, है ना। तो उस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में हमने किया था, उसको जरूर कर जाएंगे आप। नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन को-वेंचर टू अनदर, ये भी जानते हैं। कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट अगर पेबल टू एनी को-वेंचरर शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, वो हम एक्सपेंस ही मानते हैं। तभी तो पार्टनर्स को कमीशन देना है, टू कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, टू इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस के लिए कोई भी चीज़ दिया जाएगा एक्सपेंस माना जाएगा। अगर कोई कंपनसेशन पे करता है को वेंचरर, तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में उसको इनकम ट्रीट करते हैं, हमने क्वेश्चन में भी दिखा दिया। और इन सेकंड एंड थर्ड मेथड, सेकंड थर्ड मेथड आपका दूसरा तीसरा, एडवांस जो हम रिसीव करते हैं बच्चे, चाहे कैश में चाहे बीआर में, वो एक्सपेंस रेवेन्यू ट्रीट नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ उसमें जो डिस्काउंटिंग चार्ज है हम उसको ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। और प्रत्यक्ष मैंने अकाउंटिंग के थ्रू भी आपको समझा दिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना है, फटाफट इसको नोट्स को देखेंगे, सारी बातें आपकी रिवाइज हो जाएगी, मस्त तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, आगे बढ़ता हूं मैं आपको। अब लेकर आया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, बट एमसीक्यू के रूप में आते हैं। आप देखोगे इस बार का जो एमटीपी भी आपका रिलीज हुआ, उसमें कई सारे क्वेश्चन उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, और वहाँ पे 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन में आपको टिक मार्क करना है। तो वैसे क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इनमें आपके ज्वाइंट वेंचर में ऐसे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि ज्वाइंट वेंचर इज ए डैश ज्वाइंटली टेकन बाय 2 और मोर पर्सन। तो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग। ज्वाइंट वेंचर क्या है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है आपका जो हम लेते हैं यहाँ पे, है ना। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, गुड्स आर टेकन बाय अ को वेंचरर इज क्रिएटेड टू, कहाँ पे, ज्वाइंट वेंचर में। जो आप जानते हैं उसी को यहाँ पे बनाएगा। पार्टनर्स इन ज्वाइंट वेंचर को हम क्या बोलते हैं, को वेंचरर्स बोलते हैं। अंडर ज्वाइंट वेंचर लायबिलिटी ऑफ को वेंचरर आर लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम आपका। तो ये जो आपके है ना बच्चे, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्या किया, सॉरी कहाँ गया, अंडर ज्वाइंट वेंचर लायबिलिटी ऑफ को वेंचर इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, जिस असाइनमेंट के लिए वो आपका आपस में एंट्री किए हैं। तो ये जो लाइंस मैंने निकाले हैं ना, ये लाइन से आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से, और स्टडी मैट के किसी एक लाइन में ही एक वर्ड वो ब्लैंक छोड़ देगा और बोल देगा कि आपका ये एमसीक्यू है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे बच्चे, इनसे जो भी कुछ बन सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इसके आंसर को देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आइए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ और भी एग्जाम्पल के तौर पे जो आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर रखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ अलग से थोड़े ही होंगे, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बच्चे वहीं से तो निकल के आएंगे। देखो ना, जैसे पहला, ए बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 40,000 एंड सोल्ड इट फॉर 60,000। आपने एक लैंड परचेज किया है 40,000 में, और इसको आपने क्या जी 60,000 में बेच दिया। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 24, बी ने, कितना भी कंट्रीब्यूट करो क्या फर्क पड़ता है, जो कंट्रीब्यूट करोगे वो तो वही, तो दोनों मिला के आपका 40,000 का लैंड आपका है और सेल किया 60 में, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20,000। यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, क्लियर ना। फिर कहता है कि ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विथ बी परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज का, बी सोल्ड 80% ऑफ गुड्स फॉर 250,
बैलेंस गुड्स कहता है कि टेकन बाय बी एट कॉस्ट लेस 25%। बताओ प्रॉफिट क्या हुआ। एग्जाम में जब भी आपको आएगा ऐसा प्रॉफिट निकालने के लिए, पहले तो क्या करना, एमसीक्यू जब भी एग्जाम में आते हैं ना, तो पहले आप इंस्ट्रक्शन में ऊपर में पढ़ना कि क्या वो आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांग रहे हैं क्या एमसीक्यू के, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में उन्होंने एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात नहीं की है तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये सब कहाँ दिखाएंगे जी, रफ वर्क में। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन मानेंगे तो बच्चे तो आंसर के साथ आपको देना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे जी, गुड्स कितने का परचेज किया, 2 लाख का, तो 2 लाख एक्सप्लेनेशन मांगेंगे नहीं वो कन्फर्मो में, 2 लाख आपका यहाँ पे। वो 80% गुड्स कितने बिक गया, 250, तो सेल हमने रिकॉर्ड कर दिया। बैलेंस गुड्स कितना बच गया, तो जरा बताओ, 2 लाख का 80% बिक गया, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000। एंड 40,000 का गुड्स हमने सेल कर दिया कॉस्ट लेस 25% में। यहाँ पे रास्ते के कोई और खर्चे नहीं बता रहा है, तो जो 2 लाख है वही टोटल कॉस्ट है। तो जरा बताओ 40,000 में 25% माइनस करोगे तो कितना निकल के आ गया, 30,000। यानी कि 30,000 का हमने क्या किया, ये भी सेल रिकॉर्ड हुआ, तो प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे, 80,000। किस में टिक मार्क करेंगे, ये आपका जो आप जानते हैं उसी को एमसीक्यू बनाएगा, कुछ नया नहीं बना सकता। कहता है थर्ड में अनसोल्ड गुड्स 20,000 का, वेंचर 15,000 में लेकर चला गया, तो ज्वाइंट वेंचर में कितना क्रेडिट किया जाएगा, 15,000, यही तो क्रेडिट किया जाएगा जितने पर लेकर जाता है वो आपका, है ना। ए परचेज गुड्स 42,500 का, बी सोल्ड 40,000 का गुड्स, इसमें से 50 में बैलेंस गुड्स टेकन ओवर बाय ए एट द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज इन केस ऑफ सेल। तो मुझे बताओ जरा कि 40 का गुड्स अगर 50 में बिक गया तो प्रॉफिट आपने कितना कमाया जी, 10,000। आप मुझे बताइए 10,000 का प्रॉफिट 40,000 के कॉस्ट पे कितना है। पता मैं कॉस्ट पे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बाकी गुड्स का भी कॉस्ट मुझे पता है, तो कॉस्ट पे निकालूंगा। 10,000 का प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 40,000 के गुड्स पे, तो प्रॉफिट मार्जिन मेरे बच्चे आ गया 25%। तो जो गुड्स नहीं बिके वो कितने रुपए के हैं, 2500। अगर 2500 का गुड्स है और सेम प्रॉफिट आपका ऐड किया गया, यानी कि 2500 का 25% कितना, 625, तो ये गुड्स कितने में गए होंगे, 3125 में। कौन सा ऑप्शन हो गया, 3125 यहाँ पे आपका। समझो मेरी बात ना। तो ये चीज़ें आपके लिए कोई टफ चीज़ें नहीं है, बहुत आसानी से काम कर सकते हो। फिफ्थ में आइए, कहता है कि जरा बताओ कि एम शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा। जब भी वो शेयर इन प्रॉफिट कहेगा और आपको रेफर करना है, तो आप नाम ने मत लिखना, फटाफट देखो मैं क्या करूंगा। राम मोहन एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, राम ने सप्लाई किया तो 60,000 हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। इसके आगे राम लिख के टाइम थोड़े वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट निकालना है ना। ज्वाइंट वेंचर में एक तरफ एक्सपेंस एक तरफ रेवेन्यू, प्रॉफिट निकल जाएगा। ये काम रफ वर्क में करना चाहो तो आप इस पर भी कर सकते हो, बट रफ वर्क में गलती चांसेस कम रह जाएंगे, तो वही करना। स्पेंड 1,000, तो 1,000 रुपये और हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। मोहन सेल्स एंटायर गुड 75, लिख दिया हमने 75,000 यहाँ पे। मीटिंग सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2,000 एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। शेयरिंग रेशियो कहता है कि इक्वल है ना। मोहित रेमिट राम द अमाउंट ड्यू, ठीक है, तो बताओ कितना, तो 75 में 63 को हटाओ, 12,000 का अमाउंट आ गया। बट ध्यान रखना 12,000 पे टिकमक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मोहन शेयर पूछ रहा है, मोहन का शेयर। रेशियो इक्वल है ना, तो कितना हो जाएगा, 6,000, आधा उसका हो जाएगा। जो बच्चा 12,000 पे करके आएगा वो खुश तो होगा कि हमने सही किया है, बट वो गलत है मेरे बच्चे, आपको 6,000 पे टिक मार्क करना है। क्लियर ना, ये सर। 6 में आप आइए, अगले में देखो यहाँ पे रेमिटेंस पूछ रहा है। रेमिटेंस के लिए याद है ना, आप अकाउंट बनाया करते थे आपका, वो जो पार्टनर का अकाउंट, को वेंचरर का। बट रेमिटेंस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखो रेमिटेंस अगर निकालना होना एग्जाम में, शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, टाइम आपको सेव करना, तो शॉर्टकट तरीके से क्या करना है जी, आपको फटाफट चीज़ें पता करनी होगी। देखो कितना मजा आएगा। 6 क्वेश्चन पे आइए। अगर प्रॉफिट पूछा तो हम इस तरीके से कर लेंगे, नाम भी नहीं लिखना। लेकिन जब भी क्वेश्चन में रेमिटेंस पूछेगा तो देखो मैं फिर कैसे उसी चीज को लिखूंगा। राम मोहन एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, राम सप्लाईज, अब मुझे राम का नाम लिखना पड़ेगा। राम ने कितना सप्लाई किया है, 60,000। स्पेंड आपका 1,000 ऑन, राम ने आपका 1,000 और खर्च किया है जी, है ना, 1,000 खर्च किया है। मोहन ने सेल किया, तो रेवेन्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन 70 में। हम कोई मेथड को नहीं फॉलो कर रहे हैं, मेथड नहीं मेरे बच्चे। यहाँ पे रेमिटेंस, एक आदमी लास्ट में सेटलमेंट के टाइम पे दूसरे को कितना पैसा देगा, हम उसको निकाल लें, उसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जिसने जो खर्च किया, जिसने जो रेवेन्यू अर्न किया, उसके नाम से रिकॉर्ड कर लो पहले, ऐसे करके देखो ना। कहता है कि यहाँ पे मोहन ने
खर्च किया है, मोहन ने खर्च किया है, कितना खर्च किया है जी 2000 का अमाउंट, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट रेशियो कहता है कि 3:2 है, ठीक है। अर्लियर मोहन हैड सेंट एडवांस, एडवांस भेजना हम प्रॉफिट निकालने में कंसीडर नहीं करते, वो बस ध्यान में रखेंगे। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, क्या प्रॉफिट आप बता सकते हो कि प्रॉफिट कितना निकल के आएगा जो राम और मोहन में हमें डिवाइड करना है? यस सर, 75,000 का हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से कितना 63 माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। रेशियो क्या बता रहा है इस बार क्वेश्चन में 3:2, तो 12,000 को 5 से डिवाइड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। राम के हिस्से में प्रॉफिट आ गया 7200 और मोहन के हिस्से में बच्चे प्रॉफिट आ गया आपका 4800। बस पता है जब रेमिटेंस हमें जानना होता ना सेटलमेंट, तो सेटलमेंट के लिए याद कीजिए जब हम अकाउंट बनाते थे तो सब कुछ जानना है, कितना पैसा आपने दिया, कितना आपको मिलना चाहिए, जब कितना पैसा मिलना चाहिए उसमें आपने जो खर्चे किए, जो आपका प्रॉफिट है सब, तो हमने क्या किया एक ही अकाउंट बना के मेरे बच्चे ऐसे हमने सब कुछ पता कर लिया। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे। आप किसी भी एक एंगल से सोचना शुरू कीजिए, चाहे राम चाहे मोहन। मैं राम के एंगल से सोचना शुरू करता हूं, देखो कैसे। देखो यहाँ पे सारी बातें हो चुकी। मैं राम हूं, मैं कहता हूं कि यार मैं राम हूं, मैंने 60,000 खर्च किया, मैंने 1,000 और खर्च किया, तो मैंने जो ज्वाइंट वेंचर में टोटल खर्च किया वो कितना आपका हो गया 61,000। एक तो मुझे ये पैसा मिलना चाहिए और मुझे मिलना चाहिए क्या जी प्रॉफिट में मेरा शेयर कितना है 7200, ये भी मुझे मिलना चाहिए। तो टोटल मुझे 68,200 का अमाउंट मिलना चाहिए, है ना बच्चे। राम को टोटल कितना मिलना चाहिए जो उसने खर्च किया वो प्लस जो प्रॉफिट है, क्योंकि ज्वाइंट बैंक तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो जितना खर्च किया वो मिलेगा प्लस प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी कि 68,200। आप चेक करो यहाँ पे क्या राम के पास कोई भी रिकवरी आई है? नहीं सर, गुड्स बेच के सारा पैसा मोहन के पास है, तो राम को 68,200 टोटल मिलना चाहिए। यानी कि मोहन जो है बच्चे, मोहन वो क्या करेगा जी राम को देगा, कितना देगा आपका 68,200 का अमाउंट। लेकिन ये देखिए आपका अर्लियर मोहन हैड सेंट, मोहन ने राम को एक एडवांस पहले दिया था 10,000, तो जितना पैसा मोहन राम को देगा उसमें से 10,000 वो पहले से ऑलरेडी उसको दे चुका है, तो और कितना देगा 58,200 का अमाउंट। 58 कौन सा हो गया आपका यहाँ पे कुछ मैंने गलती कर दी, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ एक बार। राम ने आपका 61,000 स्पेंड, 61,000 ये मिलना चाहिए। मोहन ठीक है यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस जो आपका है वो तो उसने क्या है, यही होगा बच्चे, यहाँ बुक में गलती मैंने कर दिया है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा 68,200 रुपीज़ का अमाउंट। मैं एक बार चेक करके फिर भी आ जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार कन्फ्यूजन टाइम वेस्ट ना हो, मैं एक बार रीचेक करके आता हूँ जस्ट 1 सेकंड के अंदर में। हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, इसको ना ऑप्शन में 58,200 कर लीजिए, है ना 58,200। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में प्रॉफिट निकालना आ जाए और आपके पास टाइम कम में काम करना, तो सिंपली एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड और रेवेन्यू को रेवेन्यू साइड लिखिए। जब भी रेमिटेंस कहता है निकालने के लिए, रेमिटेंस तो आपको ध्यान रखना होगा कि नाम भी लिखना होगा ताकि आराम से आप उसका सेटलमेंट कर पाए। आप किसी के ही एंगल से सोच सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं मोहन के एंगल सोचूंगा, तो आओ ना एक बार मोहन के एंगल से भी सोच के मैं आपको दिखा दूं। ये देखो आप यहाँ पे मोहन कहता है कि भैया मुझे कितना मिलना चाहिए 2000 ये मिलना चाहिए और 4800 ये मिलना चाहिए, यही तो दो चीज़ें हैं। 2000 हमने खर्च किया वो मिले एंड 48 का प्रॉफिट, यानी कि मुझे 6800 का अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन गुड्स को बेचकर मैंने 75,000 अपने पास रखा हुआ है, तो इसमें से 75,000 में इसको हटा दो, यानी कि 68,200 का अमाउंट मोहन को क्या करना होगा जी राम को वापस करना होगा। कितना 68,200, उसमें से 10,000 वो पहले ही एज एडवांस दे चुका है, तो कितना वापस करेगा 58,200। किसी भी एंगल सोचो आपका सेम निकल के आएगा बच्चे। तो मैं आपको टाइम सेव करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। ये 8th इससे पढ़ लेंगे, 9th सिंपल क्वेश्चन है। आपको ना मैं अच्छे क्वेश्चन पर लेकर आना चाहता हूँ। स्टेट कौन सा ट्रू है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, यस यही ट्रू है, आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये सब आप देख लेंगे, ये आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चा पूछता है अंडरराइटिंग पे, हमारे इंस्टीट्यूट का एक आपका क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में, एवी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू अंडरराइट शेयर्स ऑफ के,
के लिमिटेड मेक एन इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख, लेकिन आपने 1 लाख में ना सिर्फ 80% शेयर्स क्या हुआ कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। फिर से AB entered into joint venture to underwrite the shares of K Limited. K Limited make an equity issue of 1 lakh equity shares of 10 each. 80% of issue is subscribed by the public. Profit ratio कहता है कि 3:2 का है. The balance shares not subscribed by public purchased by AB in the ratio in their profit. ये तो बहुत सिंपल है. 1 लाख में 80% यानी कि 80,000 बिक गया, तो 20,000 नहीं बिका, 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख रुपये हमें देना था, तो कितने शेयर्स आपको कहता है कि परचेज बाई ए हुआ। तो मेरे बच्चे 20,000 का कितना 3/5 यानी कि 12,000 आ जाएगा। इसमें टिक मार्क करेंगे। सब तो बकवास क्वेश्चन है, मैं क्यों ये सब करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर जाएंगे। अगेन आपका यहाँ पे रेमिटेंस पे आ गया, आप ये जानते हैं है ना। ये आपका 17th एक बार देख लीजिए। ए परचेज गुड्स 1 लाख का, बी सोल्ड 150 में, रेशियो कहता है कि इक्वल है। बताओ फाइनल रेमिटेंस क्या होगा। तो वही रेमिटेंस ना, जब जब रेमिटेंस कहेगा तो आप नाम के साथ ए ने परचेज किया 1 लाख रुपये इस साइड, बी ने सेल कर दिया 150, यहाँ लिख दिया बी का सेल 150। प्रॉफिट रेशियो कहता है कि इक्वल है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 50, 50 को ए बी में डिवाइड कीजिए, 25 आपका एंड 25 आपका। फाइनल रेमिटेंस क्या होगा, कोई एडवांस भी नहीं है, किसी भी एक के एंगल से सोच सकते हो। मान लो मैं एक एंगल सोच रहा हूँ, एक एंगल से ए कहता है कि यार 1 लाख रुपए जो हमने खर्च किया एंड 25 मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए 125। क्या अभी तक कुछ मिला आपको? नहीं। तो 125 ए को मिलेगा, कौन देगा? बी देगा, बी टू ए। चेक कीजिए, बी विल रेमिट टू ए, बी विल रेमिट टू ए 125, यहाँ टिक मार्क करेंगे, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपका ठीक है। एक 18th क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में बहुत पहले पुराने वाले सिलेबस में था, बट एक अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इसको रख लेता हूँ, कहीं एग्जामिनर पूछ दे आपका। कहता है कि ए बी एंड सी, ए बी सी को वेंचरर है, रेशियो कहता है कि ए बी में आपका 3:2 का है और बी सी में रेशियो कहता है कि 3:2 का है। तो बताओ तीनों का अगर प्रॉफिट रेशियो हम रखना चाहते हैं तीनों के बीच में इसी रेशियो में, तो क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे बच्चे सबसे सिंपल तरीका होता है ऐसे में कि चेक करो दोनों में कॉमन कौन है, बी। तो आप क्या करना, ऊपर वाले में जितने भी है ना, ऊपर वाले में जितने हैं उसके बीच के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे में जितने हैं ना उसका बी के क्या कीजिए ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 3 × 3 कितना हो गया 9, 3 × 2 क्या हो गया 6 एंड 2 × 2 क्या हो गया 4, रेशियो क्या हो गया 9:6:4। मैथमेटिक्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप यहाँ देख लेंगे आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं उनका मैंने आंसर दे दिया है, आप इसको तरीके से पढ़ें। हमने बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइंट वेंचर का पूरा रिविजन किया मेरे बच्चे। एक ही काम आपको दे रहा हूँ, बार बार हर एक रिविजन में कहता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये रिवीजन तब तक आपका पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि आप इस रिवीजन को एंड करने के बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपने रेगुलर क्लास में सॉल्व किए ना बच्चे, उनको हाथ से नहीं सॉल्व करना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाथ से सॉल्व नहीं करना। आप कोई भी एक क्वेश्चन पे इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपका या कोई भी एक क्वेश्चन बस आप क्या कीजिए हाथ से सॉल्व कीजिए, ताकि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए। और बाकी जितने सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व किया ना, बस उसका पेज पलटना है। अच्छा इसका ट्रीटमेंट सर ने ऐसे कराया है, क्योंकि आपने नोटबुक बनाया ना बच्चे, तो हर एक मेरे बुक का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपके पास है। इसका सॉल्यूशन ऐसे किया है, इसका ऐसे किया है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे किया, उसको बस देखिए आप। मुझे विश्वास है आपने बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम किया, कुछ भी आप भूले नहीं हैं। अगर कुछ भूल भी गए हैं और आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो अनलिमिटेड व्यू के साथ क्लासेज आपके पास एग्जाम तक है, फटाफट जल्दी से उस क्लास को ओपन कीजिए, एक बार उसको रिवाइज कर लो फास्ट फॉरवर्ड करके, वो चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे ज्वाइंट वेंचर का चैप्टर का रिवीजन मैं यहीं पे एंड करता हूं और आपसे अगले रिवीजन में मिलूंगा, अगले चैप्टर के रिवीजन में। और इस चैप्टर के लिए आपको करता हूं अलविदा, नॉट अलविदा, विदा आपको करता हूं। जल्दी से आप आगे बढ़ें, बहुत जल्दी पास करें, बहुत जल्दी CMA डिग्री अपने नाम के साथ ऐड करें। और सच बोलता हूं, वो सारे सपने जो आपने देखे हैं उनको जल्द से जल्द आप पूरा करें। एंजॉय करें मेरे बच्चे, लाइफ को एंजॉय करें। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।